दूसरी सुबह वो देर से उठी। वो अमूमन देर से ही उठा करती थी। कितनी ही दफ़ा उसातिज़ा ने उसे समझाया कि देर से उठना बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं, लेकिन वो अपनी इस आदत को नहीं छोड़ सकी थी। उसे बहुत नींद आती थी, बहुत से मुराद अच्छी खासी नींद। रात जल्दी सोने पर भी वो देर ही से उठती थी। सुबह के 11 बज रहे थे। उसने खुद को कोसते हुए कंबल खुद से हटाया और फिर बिस्तर से बाहर निकल आई। फजर पढ़कर जो वो सोती थी, तो इसी वक्त उठती। घर वाले उसकी आदत से वाकिफ थे, सो उसे तंग नहीं किया करते थे। उसने मुंह धोकर दुपट्टा गले में लेकर उसका एक पल्लू सर पर लिया और कमरे से बाहर चली आई। किचन में रामीन खाना पका रही थी। उसे सलाम किया, लेकिन उन्होंने कोई जवाब ना दिया। यकीनन कल की बातों पर वो उससे नाराज थी। वो गहरा सांस लेकर आगे बढ़ी और अपने लिए नाश्ता बनाने लगी। फिर अपना मुख्तसर सा हाफ फ्राई अंडा और अंडे वाला नाश्ता लिए दरमियानी टेबल पर आ बैठी। गला खंगार कर रामीन को मुतवज्जे किया। माँ, आपने कर लिया नाश्ता? इस मुंह में भी सर्द मोहरी थी। उसे मायूस होकर अपनी तवज्जो पूरी तरह से नाश्ते की जानिब कर ली। नाश्ते से फरागत के बाद उसने रामीन के साथ मिलकर रोटियां पकाईं। किचन का बाकी काम तो उसे नहीं आता था, लेकिन वो मासी की छुट्टी करने पर रोटियां पका लिया करती थी। रामीन ने उसे अपनी मदद करने से नहीं रोका, मतलब साफ था। वो उसे नालान थी, मगर इस हद तक भी नहीं कि वो उन्हें मना ही ना सकती। वैसे तो बड़ी बातें कर रही थी कल तुम। खाना पकाना आता है तुम्हें जो दूसरे घर जाकर रिश्ते निभाओगी? यकदम रामीन ने उसे कहा तो उसे चौंक कर उनकी जानिब देखा। खाना पकाना तो नहीं आता, फिर क्या करोगी दूसरे घर जाकर? वो उसकी लापरवाही पर गुस्सा हुई थी। उसने कंधे उचकाए। माज को आता है, मजे से कहा। रामीन ने नासमझी से उसकी जानिब देखा था। क्या आता है उसे? खाना पकाना। तो वो अब मर्द होकर खाना पकाएगा? तो क्या हो गया माँ, दुनिया में ज्यादातर मर्द ही शेफ होते हैं। अगर वो खाना पका लेगा तो इसमें क्या हो जाएगा? या अल्लाह, मैं क्या करूं इस लड़की का? मतलब तुमने नहीं सीखनी घरदारी? वो बेचारा बाहर भी संभाले, घर भी देखे, फिर तुम क्या करोगी? मैं उसका हाथ बटाऊंगी जैसे आपको बटाती हूँ। रामी ने उसे एक लम्हे को अफसोस से देखा था। निकल आओ अपनी इस ख्याली दुनिया से और सीख लो कुछ घरदारी। हर वक्त वो तुम्हारे लिए खाने नहीं पकाएगा। तुम अब बड़ी हो गई हो, ये सब सीखो। ये सब सीखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर घर बनाना है तो पहले किचन संभालना आना चाहिए। और ये जो मोहतरमा की देर से उठने वाली आदत है ना, इसे भी निकालो अपने अंदर से। बहुत बुरी आदत है ये। किसी दूसरे घर जाकर अपनी माँ की नाक ही कटवानी है तुम तीनों ने तो। और वो चुपचाप उनकी सलावातें सुन रही थी। काश कि वो भी एक सुघड़ लड़की होती, वो नॉवेल्स की हीरोइंस जैसी। यूं झटपट हाथ चलाती और ये सब कुछ तैयार श्यार करके सामने लगा देती। लेकिन उसे तो सिर्फ अंडा फ्राई करते हुए उसकी जर्दी बचाने में पूरी जंग लड़नी पड़ती थी। कहाँ तो वो बड़े बड़े खाने बना सकती। लेकिन रामीन की बातों के बाद उसे एहसास हो रहा था कि उसे कुछ भी नहीं आता, सिर्फ किताबें पढ़नी आती हैं और बस। मैं सीखूंगी माँ। हाँ, बस बस सीख लिया तुमने और मैं देख लिया मैंने। उफ है भाई, आप माएँ हमेशा ऐसे क्यों करती हैं? पहले हमें मेहनत करने पर उजागर करती हैं और जैसे ही हम लड़कियां जरा कुछ करने के लिए कहती हैं तो झट मुंह पर इनकार। ऐसे कैसे हम कुछ सीख सकते हैं? हाँ, अब तो माँ को ही कहना है तुमने, खुद तो कुछ आता नहीं तुम्हें। उसने सर हिलाया और आखिरी रोटी तवे से उतारी, हाथ सिंक से धोए और फिर माँ को उनके किचन के साथ ही छोड़कर बाहर निकल आई। नवंबर की उतरती धूप भी इस समय आसमान में तैरती बदलियों के पीछे छुप गई थी। यकसी हवा से सब कुछ यख बस्ता हो गया था। उसने भी सर पर दुपट्टा लपेटा और फिर बाहर लॉन में चली आई। और फिर उसके अगले ही लम्हे उसने बहुत ही बुरा मंजर देख लिया। ऐसा मंजर जिससे उसका हलक तक कड़वा हो गया था। वो बिलाशुबा अरहम ही था, जो स्याह शलवार कमीज में मलबूस आंखों से चश्मा हटाता उसी जानिब बढ़ रहा था। उसके माथे पर बेसाख्ता ही बल उभरे थे और अब के अगले लम्हे चेहरे पर फातिहाना सी मुस्कुराहट लिए वो उसके सामने खड़ा था। उसने सर्द निगाहों से उसे देखा और वापस पलटी। वो घूम कर उसके सामने आया था। उसकी पुश्त बंगले की जानिब थी और राबेल की गेट की तरफ। अब तुम मुझसे बात भी नहीं करोगी? जी बिल्कुल, मुझे कोई बात नहीं करनी आपसे, उसने बेजार होकर कहा था। अरहम ने अफसोस से उसकी जानिब देखा। क्या हाल कर दिया है चंद ही दिनों में उस माज ने तुम्हारा। मेरी मोहब्बत में तुम कैसे जगमगाया करती थी। उसकी ऐसी घटिया बात पर उसके कानों से धुआं निकलने लगा था। इस जंगली इंसान से अब उसे हर गुजरते लम्हे नफरत होती जा रही थी। मैंने कभी भी आपसे मोहब्बत नहीं की थी अरहम, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। तुम कहती नहीं थी वो अलग बात है, लेकिन तुम्हारी आंखों ने हमेशा मुझसे बात की है। जरा रुका, फिर आहिस्ता से झुका तो वो पीछे हुई। हमारी मोहब्बत की बात, उससे दांत कचकचाए थे। कैसे ये घटिया बंदा हर बात को अपना ही रंग दिए जा रहा था। उसका दिल किया एक थप्पड़ तो जड़ ही दे उसके मुंह पर। बकवास बंद करें अपनी, उसने जब्त से बस इतना ही कहा था। वो उसके खोल कर कहने पर हंस दिया। फिर देर तक हंसता ही रहा। मैं तुमसे शादी करके ही रहूंगा राबेल, तुम्हें मेरे पास ही आना है। उसे जैसे अनदेखी सी गर्द झाड़ी थी कंधे से। राबेल जगदम मुस्कुराई थी। आपको और आप जैसे हर लड़के को क्या लगता है अरहम कि वो ये ओछी हरकतें करके कोई सुपर हीरो लगते हैं? वो ज़बरदस्ती शादियां करके कोई बहुत बड़ा कारनामा अंजाम देते हैं?
वो एक कमज़ोर सी लड़की पर अपना ज़ोर चलाकर किसी सल्तनत के बादशाह बन जाते हैं। मुझे किसी भी ऐसे ओछे लड़के नहीं पसंद, हर वक्त अपनी मर्जी मुसल्लत करके खुद को कोई सुल्तान समझने वालों को। पता नहीं वो पाकिस्तानी फिल्मों के सुल्तान राही ही लगते हैं, वही जिसके हाथ में गंडासा हुआ करता था। उसने एक मजाक उड़ाती निगाह डाली थी उस पर, और हमने दांत पीसे। आपको और आप जैसे सो कॉल्ड लड़के को समझ लेना चाहिए कि हमें आप अपनी मर्जी मुसल्लत करते हुए हरगिज भी हीरो नहीं लगते हैं। जो लड़के कुछ ना कहकर भी बहुत कुछ कह जाएं, हम लड़कियों को ऐसे लड़के पसंद होते हैं। और हम जो हर छोटी छोटी बात को अपनी ये फजूल सी अना का मसला ना बना ले, हमें ऐसे लड़के अपनी जानिब खींचते हैं जो इज्जत से पेश आएं और बेइज्जती करने वाले का मुंह तोड़ कर रख दें। हम लड़कियां ऐसे लड़कों से वाबस्ता करना चाहती हैं खुद को। आप तो इतने छोटे हैं कि मेरे एक जरा से हिजाब पर अपनी बिलबिलाई अना को खामोश ना करवा सके। आप क्या मुझसे मोहब्बत करेंगे? उसके तड़ातड़ जुमलों ने जैसे हर तरफ तबाही कर दी थी, और हम तो को हैरत हुई कैसे वो कमजोर और डरी सहमी सी लड़की अब यूं सामने खड़ी लफ्जों से उसे तार तार कर रही थी। तुमसे एक आखिरी बार पूछूंगा, शादी करोगी मुझसे या नहीं? और अगर इसका जवाब नहीं हुआ तो तुम अभी मुझे जानती नहीं हो राबेल, बताओ, जवाब दो। और उसने अगले ही पल लब खोले थे, लेकिन किसी ने उसे कोहनी से पकड़कर अपने पीछे किया। उसने हैरत से उसे देखा। वो ब्लू जीन्स पर स्याह टी शर्ट पर स्याही जैकेट पहने हुए था, रफ सा, माथे पर गिरते बालों से बेनियाज। मुझसे पूछो, मैं बताता हूँ तुम्हें। बताओ, जुबान से समझाऊं या फिर हाथों की बात समझ आती है तुम्हें? और वो वही था, वही जो अरहम से कहीं ज्यादा वजीह था, ना सिर्फ शक्लो सूरत में बल्कि अपनी इज्जत करने में भी। उसने चेहरा उठाकर उसे देखना चाहा, लेकिन उसकी पुश्त उसकी जानिब थी। वो उसके पीछे छुप सी गई थी, और हमने हैरत से एक लम्हे को माज की जानिब देखा था, जो कड़े तेवर लिए उसे खामोशी से उसे ही देख रहा था। ये जुरत वही कर सकता था। हाँ, इतनी हिम्मत माज शोरावी में ही थी कि यूं उसे कोहनी से पकड़कर अपने पीछे करता और फिर आगे वाले से उनके जुमलों का हिसाब भी ले लेता। जुबान से नहीं तो फिर हाथों से वो उसका हिसाब ले रहा था। वो उसका हिसाब आपके उनमें से एक एक से लेना चाहता था। बहुत हो गया यूं खामोश रहना। बहुत देख लिया उससे सबको। अब वो उन सबको अपने तरीके से समझाना चाहता था, सीधे तरीके से नहीं तो फिर उल्टे तरीके से सही। और उसने उस दिन जान ही लिया कि उसे मांस कितना अच्छा लगने लगा था, यूं स्टैंड लेता हुआ वो कितना अच्छा लगता था। चलो, एक ना एक दिन तो वो उसे जरूर बताएगी कि वो यूं तेवरी चढ़ाकर आगे वाले को झाड़ता हुआ कितना अच्छा लगता था। मांस को देखती ही उसकी निगाहें अरहम पर फिसली थीं। वो उसके यूं लम्हे भर में सामने आने पर हैरान हुआ था, लेकिन अगले ही लम्हे उसकी पेशानी पर बल पड़े। राबेल, जो मांस के साथ से अब के निकल कर खड़ी हो गई थी, उसने बेसाख्ता देखा था उसे। तुम दरमियान में क्यों आ रहे हो? मैं तो अब दरमियान में आ चुका हूँ। उसका जुमला सादा नहीं था, और उसका मतलब अरहम को बखूबी समझ भी आ गया था, इसीलिए दांत कचकचाकर अब के मांस को देखा था उसने। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं तुम्ही से बात कर रहा हूँ। क्या पूछना था तुमने? पूछो, आप बहुत अच्छे से जवाब दूंगा मैं तुम्हें। राबेल और मेरे दरमियान आकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है मास। उसकी सर्द सी आवाज पर मास ने तलखी से मुस्कुराकर सर झटका था, फिर सुमई आंखों के कांच उसकी आंखों में गाड़े। इन आंखों का कांच इस समय स्याह दिख रहा था, जैसा कि हमेशा तैश में आने पर उसका इर्तकाज स्याह हो जाया करता था। राबेल सांस रोके इन दोनों को तक रही थी। जिन गलतियों के नताइज नताइज दुरुस्त निकल आए, मेरे यहाँ उन्हें गलतियां तस्लीम नहीं किया जाता, लेकिन मेरे यहाँ उन्हें फिर भी गलती ही तस्लीम किया जाता है। तो ये तुम्हारा मसला है, हमारा नहीं। राबेल ने यकदम उसके हमारा कहने पर उसे चौंक कर देखा था, और हमने उसका चौंकना देख लिया था, इसलिए कड़वी सी मुस्कुराहट के साथ मास को देखा। क्या अपने यहाँ के कानून इस भोली लड़की को समझाए हैं तुमने, या फिर उसे भी अपनी गलतियों की तरह अच्छे से तस्लीम करने के आदी हो तुम? वो तंज था, एक कड़ा तंज। मांस के जबड़े भेज के अबरू तन गए। सुरमई इतगास मजीद स्याह होने लगा। ये भोली लड़की अब मेरी बीवी है, बहुत अच्छे से ये बात तुम भी जानते हो और तुम्हारे घर वाले भी। इसलिए तुम्हें इस बाबत परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मैं किसको कितना आगाह करता हूँ और किसको। एक निगाह ऊपर से लेकर नीचे तक उसने अरहम पर डाली थी। किसको अपनी आगाही की हवा भी नहीं लगने देता। तुम। और हमने बेसाता लबों पर आती कोई गाली रोकी थी शायद। राबेल ने बेयकीनी से उसे देखा था। उस इंसान से कभी उसने उम्मीदें वाबस्ता की थी, कितनी बेवकूफ थी तब वो। लेकिन मास वैसे ही खड़ा रहा, बिना कोई तासुर दिए। अपनी जात के गटर को बंद रखो, और आइंदा राबेल का रास्ता रोकने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो राह चलते कुत्तों के आगे लाश डाल दूंगा तुम्हारी। अभी जानते नहीं हो तुम मुझे। मेरी जितनी जितनी मेरी माफिया राज में दोस्तियां हैं, उतनी सारी दुनिया में तुम्हारी रिश्तेदारियां नहीं होंगी, समझे? आखिर में झिड़क कर कहा। तो राबेल लम्हा भर को सहम सी गई। अरहम तो एक पल के लिए माफिया का नाम सुनकर ही गुंग हो गया था। उसे ऐसे लोगों से हमेशा ही खौफ आता था, कजा ये कि वो उनसे यूं रूबरू बात करता, और उसे मास की इस बात पर यकीन भी नहीं आना था। लेकिन पिछले दिनों मास को जानते हुए उसे अंदाजा हुआ था कि उसकी दोस्तियां यकीनन अच्छे लोगों के साथ नहीं थीं। आइंदा, उसने अंगुश्ते शहादत उठाई थी।
میں زبان سے نہیں سمجھاؤں گا، یاد رکھنا۔ اس نے ایک آخری سرد نگاہ اس پر ڈالی اور پھر رابیل کو ہاتھ سے پکڑے آگے بڑھ گیا۔ وہ اس کے ساتھ خاموشی سے کشتی چلی جا رہی تھی۔ دروازہ پار کرنے کے بعد اس نے نرمی سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تو وہ بھی یکدم جیسے ہوش میں آئی۔ تمہیں اتنا حساس ہونے کی ضرورت نہیں ہے معاذ، میں ٹھیک ہوں، اس نے آہستہ سے کہا تھا۔ معاذ نے لمحے بھر کو اس کی جانب دیکھا۔ میں حبیبہ کو کھو چکا ہوں لیکن میں رابیل کو نہیں کھونا چاہتا۔ اور اس کے اس قدر براہ راست سے جملے پر رابی نہ چاہتے ہوئے بھی چھوٹے بچوں کی طرح آنکھیں پھیلائے اسے دیکھنے لگی تھی۔ وہ سنجیدہ تھا، بے حد سنجیدہ۔ اور اور اگر میں خود اس رشتے سے آزادی چاہوں تو کیا کرو گے تم؟ اس نے تجسس کے مارے یہ سوال اس سے پوچھ ہی لیا تھا۔ معاذ کی سنجیدگی میں رتی برابر بھی فرق نہ آیا، نہ ہی آنکھیں حیرت سے پھیلیں اور نہ ہی پیشانی پر کوئی شکن ابھری۔ تو میں تمہیں ابھی کے ابھی آزاد کر دوں گا۔ اور جب وہ بولا تو آواز بالکل نارمل تھی۔ رابیل نے یکدم تیزی سے پلکیں جھپکائیں۔ اسے اس انسان سے بہت دیکھ بھال کر سوالات کرنے تھے کیونکہ وہ لگی لپٹی نہیں رکھا کرتا تھا۔ وہ صاف سیدھی بات کرنے کا عادی تھا۔ لیکن اگر تمہاری رضامندی کے ساتھ کسی نے تمہیں اس رشتے کو لے کر کوئی بھی تکلیف پہنچانے کی کوشش کی تو پھر میں انہیں اپنے طریقے سے سمجھاؤں گا۔ کیا کرو گے تم؟ اس نے بنا پلک جھپکائے پوچھا تھا اس سے۔ معاذ اس کے ایسے پوچھنے پر چند پل اسے دیکھتا رہا، پھر کندھے اچکائے۔ چلو جی، وہ اپنے سوئچ موڈ پر واپس جا چکا تھا۔ اور اب تو وہ اسے الٹا بھی ٹانگ دیتی تب بھی اس کے اندر سے بات نہیں نکلنی تھی۔ اس نے گہرا سانس لے کر اس بات کو بھول جانے میں ہی عافیت سمجھی تھی۔ کیسے آ گئی تم؟ تم نے مجھے اسی رات کیوں نہیں بتایا کہ گھر والے تمہیں پریشرائز کر رہے ہیں اس رشتے کے حوالے سے؟ اور یکدم اس کی تہہ تک پہنچ جانے پر رابیل نے بے ساختہ شرمندہ ہو کر ادھر ادھر دیکھا تھا۔ اوپر ریلنگ سے ردا اور شیزا ان دونوں کو دیکھ رہی تھیں۔ اس سے پلکیں جھپکا کر ایک بار پھر سے معاذ کی جانب دیکھا تھا۔ میں خود کو اور تمہارے سامنے ہلکا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ایک جانب میں اپنے گھر والوں کے لیے اس قدر بوجھ بن گئی کہ انہوں نے تمہاری رضامندی پر جھٹ سے شادی کے لیے حامی بھر لی، لیکن پھر اگلے ہی لمحے جب تم ان کی امیدوں پر پورے نہیں اترے تو انہوں نے تم سے رشتہ توڑنے کے لیے مجھ پر زور ڈالنا شروع کر دیا۔ میری عزت نفس اس سارے عرصے میں بہت مجروح ہوئی تھی معاذ۔ میں تمہارے سامنے اپنا بھرم یوں نہیں توڑنا چاہتی تھی۔ اس کے دکھی ہو کر کہنے پر معاذ نے ایک لمحے کو گہرا سانس لیا تھا، پھر سر ہلایا۔ بلاؤ بابا کو، بات کرنی ہے میں نے ان سے۔ بابا کو؟ انہیں کیوں؟ اور رابیل جو تہہ دل سے چاہتی تھی کہ وہ گھر چلا آئے، بابا کے سامنے بیٹھ کر دو ٹوک بات کر لے، اس کے اس طرح سے کہنے پر یکدم گھبرا گئی تھی۔ معاذ نے ایک لمحے کو رک کر دیکھا تھا اسے۔ تم اس رشتے کے لیے راضی ہو؟ اس کا سوال اس قدر سیدھا تھا کہ وہ بے اختیاری حامی بھر گئی، پھر یکدم سر نفی میں ہلایا، پھر نہ سمجھی سے ہاں میں۔ اف، ایسے منواتے ہیں لوگوں سے اپنی بات؟ جاؤ اب بلاؤ انہیں، مجھے بات کرنی ہے۔ تم ہمیشہ سے ہی اتنے بدتمیز تھے یا پھر مجھ سے ملنے کے بعد ہوئے ہو؟ اس کے یوں گھیرنے پر وہ تل ملائی تھی۔ معاذ نے کندھے اچکائے، پھر ٹھوڑی کھجائی۔ ہمیشہ سے تھا۔ اور اگر میں بابا کو نہ بلاؤں تو کیا کرو گی تم؟ ایک پل کو اپنی ٹھوڑی اٹھا کر بڑے اطمینان سے پوچھا تھا۔ وہ مسکرایا، پھر نفی میں سر ہلایا۔ تو میں یہ کروں گا۔ جھک کر اس کا ہاتھ تھاما اور اپنے ساتھ لیے زینوں کی جانب بڑھا۔ اسے پہلے تو سمجھ نہیں آیا اور پھر جب سمجھ آیا تو وہ یکدم گھبرا گئی۔ معاذ نہیں، معاذ میری بات سنو، بابا گھر پر نہیں ہے معاذ۔ لیکن وہ اسے اپنے ساتھ لیے آگے ہی آگے بڑھ رہا تھا۔ کچھ معاملات میں وہ واقعی بہت ٹیڑھا تھا۔ رابیل کو وقار کی پچھلی بات اب سمجھ آئی تھی۔ ردا اور شیزا بھی اس کے یوں آرام سے بابا کے کمرے کی جانب بڑھنے پر گڑبڑا کر ان کے پیچھے ہی آئی تھیں۔ رامین اس ہلکے پھلکے سے شور پر کچن سے باہر نکلی تو دیکھا ارحم داخلی دروازے میں ہی استادہ تھا۔ وہ اسے دیکھ کر چونکی، پھر مسکرا کر اسے بیٹھنے کو کہا۔ وہ چاروں ناچار لاؤنج میں آ کر بیٹھ ہی گیا تھا۔ اس کے چہرے کی فاتحانہ سی چمک غائب تھی۔ معاذ اور رابیل کو یوں ایک ساتھ دیکھ کر اسے بہت کچھ غارت ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس نے عابد کے کمرے کی جانب رک کر دروازہ کھٹکھٹایا، رابیل کی جانب دیکھا جو مسلسل نفی میں سر ہلا کر اسے روک رہی تھی۔ معاذ نہیں، معاذ پلیز۔ لیکن پھر اگلے ہی لمحے وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہو رہا تھا۔ عابد جو راکنگ چیئر پر جھولتے کوئی کتاب پڑھ رہے تھے، لمحے بھر کو معاذ اور رابیل کو یوں ساتھ دے کر ٹھٹکے۔ ان کی جھولتی کرسی تھم گئی تھی۔ وہ سیاہ جیکٹ میں ملبوس اس سادہ سے شلوار قمیض والی رابیل سے اونچا تھا۔ اس نے کمرے میں آ کر اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا، لیکن اسے یہ عابد کو دکھا کر چھوڑا تھا۔ وہ واقعی لفظوں سے پہلے ہی انسان کو سمجھانے کا عادی تھا۔ اس کے اس عمل نے عابد کو بھی لمحے بھر میں بہت کچھ سمجھا دیا تھا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں چچا آپ؟ اور پھر وہ ان کے عین سامنے صوفے پر جا بیٹھا۔ ردا اور شیزا بھی دروازے میں آ کھڑی ہوئی تھیں۔ عابد کو سلام کا جواب دینے میں چند لمحے لگے۔ رابیل تو اپنی جگہ پر ہی جم گئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ ٹھیک۔ چند لمحوں کے لیے سارے کمرے میں سناٹا چھا گیا تھا۔ پھر رابیل ہی نے کھنکھار کر بات کا آغاز کرنا چاہا تو اسی وقت معاذ کی آواز ابھری۔ آپ اس رشتے سے خوش نہیں ہیں چچا؟
اف، کوئی اتنا صاف گو کیسے ہو سکتا ہے؟ رابیل کا دل کیا وہ سب چھوڑ چھاڑ کر یہاں سے بھاگ جائے۔ اس کی صاف گوئی پر عابد بھی چند لمحوں کے لیے بری طرح سے گڑبڑائے تھے۔ انہیں سمجھ ہی نہیں آیا کہ اسے کیا جواب دینا چاہیے۔ خوش ہیں تب بھی مجھے بتا دیں، اور اگر خوش نہیں ہیں تب بھی بتا دیں، میں آپ کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کروں گا۔ معاذ کا لہجہ اس کے مخصوص لہجے سے خاصا مختلف تھا، بالکل نرم اور ہموار سا، جانے یہ شخص اور کتنی پرتیں لیے ہوئے تھا خود میں۔ لوگ جو اندازے اس کے بارے میں قائم کیا کرتے تھے، اگلے ہی لمحے وہ کسی ایسے نرم سے انداز سے ان کے اندازے انہیں پر الٹ دیا کرتا تھا، جیسا کہ اس نے ابھی یہی عابد کے ساتھ کیا تھا۔ تم اتنے دن کہاں غائب تھے؟ میں تو اتنے سالوں سے غائب تھا چچا، کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ لیکن میں اگر کسی بات پر آپ کو زبان دے کر گیا تھا تو اس کا مطلب تھا کہ میرا پلٹنا یقینی سی بات ہے۔ اس کے لیے آپ کو کسی پر بھی دباؤ ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اور عابد کی نگاہ اگلے ہی لمحے رابیل پر اٹھی تھی۔ اس نے سر پورا جھکا رکھا تھا۔ وہ ابھی اپنی صفائی میں کہنے کے لیے کچھ بھی ساتھ نہ لائی تھی۔ یا اللہ، وہ کیا کرے؟ میں بیٹی کا باپ ہوں، پریشان نہ ہوتا تو کیا کرتا بھلا؟ کسی اور کے پاس جانے سے پہلے مجھ سے بات کرتے آپ، سارا مسئلہ ختم ہو جاتا۔ اس نے گھٹنوں پر رکھی کوہنیوں کی ہتھیلیاں باہم ملا رکھی تھیں۔ سنجیدگی اس قدر گہری تھی کہ عابد اس کی کسی بھی بات پر ہلکا پھلکا سا تاثر دے ہی نہیں سکتے تھے۔ اس لڑکے کو رشتے سنبھالنا آتے تھے، اسے رشتے بچانا آتے تھے، انہیں اندازہ ہو رہا تھا۔ مجھے واقعی تم سے بات کرنی چاہیے تھی۔ اور ان کے اس طرح سے اپنی غلطی تسلیم کرنے پر رابیل نے جھٹکے سے سر اٹھایا تھا۔ ردا اور شیزا نے حیران ہو کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ مجھے اگر اس رشتے سے مسئلہ ہوتا تو میں پہلی دفعہ ہی اس کے لیے حامی نہیں بھرتا چچا، لیکن مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ انفیکٹ جتنے مسئلے تھے وہ بھی سلجھا دیے ہیں کسی نے۔ ایک نظر اٹھا کر رابیل کو دیکھا تھا، وہ بے یقین نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ردا اور شیزا نے بے ساختہ ابھرتی مسکراہٹ دبائی تھی۔ وہ معاذ تھا، اس پر صرف حیرت ہی کی جا سکتی تھی۔ عابد کھنکار کر سیدھے ہوئے۔ تو تمہیں اس رشتے سے واقعی کوئی مسئلہ نہیں؟ نہیں۔ اور اس کے اس یک لفظی جواب پر رابیل کے کندھے بے ساختہ ہی بوجھ سے آزاد ہوئے تھے۔ عابد کے چہرے پر حیرت اب تک رقم تھی، وہ اگلے ہی لمحے اٹھ کھڑا ہوا۔ عابد بھی اسی کے ساتھ اٹھے تھے۔ آئندہ کوئی بھی مسئلہ ہو تو چچا سب سے پہلے مجھ سے بات کیجیے گا آپ، میں یقیناً آپ کو جھوٹی امیدیں نہیں دلاؤں گا۔ اور عابد نے پہلی بار اس کے کہنے پر مسکرا کر سر ہلایا تھا، اور اس کے اس جواب پر وہ کسی جذباتی سے لڑکے کی طرح آگے بڑھ کر ان کے گلے نہیں لگ سکتا تھا۔ وہ کبھی بھی ان سے بے تکلف نہیں تھا، اسی لیے اس نے آگے بڑھ کر ان سے محض مسکراتے ہوئے مصافحہ کیا تھا، پھر سر ہلا کر پلٹ گیا۔ رابیل، ردا اور شیزا تینوں اس کے ساتھ ہی کمرے سے باہر نکلی تھیں۔ پیچھے عابد نے گہرا سانس لے کر ہلکے کندھوں کے ساتھ کتاب ایک بار پھر سے کھولی اور راکنگ چیئر پر بیٹھ گئے۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی معاذ، وہ خفا تھی یا خوش اسے خود بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر کیا امید تھی تمہیں مجھ سے؟ وہ تینوں اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھیں۔ ردا اور شیزا ان سے ایک قدم پیچھے تھیں، جبکہ معاذ اور رابیل ایک قدم آگے۔ تم ایسے کیسے بابا سے بات کر سکتے ہو؟ تو پھر کیسے بات کرنی چاہیے تھی مجھے؟ ایٹ لیسٹ تھوڑا سا تو جھجکتے، بات کرتے ہوئے جگہ جگہ رکتے، تاکہ بابا کو لگتا کہ تم اس رشتے کے لیے کتنے حساس ہو۔ یہ کیا تم گئے اور بھئی دھڑ دھڑ دھڑ، ایسے تھوڑی ہوتا ہے۔ اسے تو صدمہ ہی پہنچ گیا تھا۔ ردا اور شیزا رابیل کی بات پر ہنسی تھیں، اور معاذ نے لبوں پر امڑتی مسکراہٹ بے ساختہ ہی روک لی تھی۔ مجھے تو بس ایسے ہی بات کرنی آتی ہے۔ پھر سے کندھے اچکائے تو رابیل کا دل کیا ساتھ رکھا گلدان اس کے سر پر دے مارے۔ ہر وقت کندھے اچکا کر سارا قصہ ہی مکا دیا کرتا تھا وہ۔ برا سا منہ بنا کر وہ وہیں رک گئی تو وہ چلتے چلتے بے ساختہ رکا، اسے پلٹ کر دیکھا۔ ردا اور شیزا نے بھی اسے پلٹ کر دیکھا تھا، اسے لگا کہ وہ بھی آگے آئے گا، ایک بار پھر سے اسے ہاتھ سے پکڑ کر پروٹوکول کے ساتھ نیچے لے کر جائے گا، لیکن نہ بھائی، وہ ماضی کیا جو آپ کو نظر انداز نہ کرے۔ اگلی ہی لمحے وہ سر ہلا کر نیچے اترا تو رابیل بھی گہرا سانس لے کر آدھے راستے سے بابا کے کمرے کی جانب پلٹ گئی۔ اسے ابھی ان سے کچھ حساب چکتا کرنے تھے، کچھ باتوں کی وضاحت اسے ابھی چاہیے تھی۔ اسے زینوں سے اترتا دیکھ کر رامین حیرت سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، وہ بھی نرم سا تاثر لیے صوفے کی پشت تک چلا آیا، لاؤنج میں بیٹھے ارحم کو یکسر نظر انداز کیا۔ بیٹا معاذ، آپ کب آئے؟ بس تھوڑی دیر پہلے ہی آیا تھا چاچی، عابد چچا سے بات کرنی تھی کچھ۔ آپ ٹھیک ہیں؟ جی جی بیٹا، آپ بیٹھو نا۔ رامین کو سمجھ نہ آیا کہ اس کے یوں سامنے ہونے پر کس طرح کا رد عمل دینا چاہیے۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ نفی میں سر ہلایا تھا۔ بس چاچی چلتا ہوں، آپ خیال رکھیے گا اپنا۔ اور اگلے ہی لمحے وہ داخلی دروازے سے باہر تھا۔ ہاں، وہ آج بھی اتنا ہی کم گو تھا جتنا کہ اس دن پہلے، لیکن اب اس کے انداز کی بیزاریت بہت حد تک کم تھی۔ غیر آرام دہ سے ارحم نے بھی پہلو بدلا، پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ میں بھی چلتا ہوں مامی۔ رامین اسے روکتی رہ گئی، لیکن وہ نہ رکا۔ اگلے ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کے کندھوں پر بوجھ مزید بڑھ رہا تھا۔ کیسے وہ
बाबा की दिवालिया हुई कंपनी को मज़ीद छुपा सकेगा, और अगर वो छुपा ना सका, तो उनसे वो पैसे कैसे वसूल सकेगा? उसे जल्द अज़ जल्द कुछ सोचना था। चेहरे पर नाकाबिले फ़हम तासुरात सजाए वो आगे बढ़ा तो रामीन ने हैरत से पलटकर रिदा और शिज़ा को देखा। इससे क्या हुआ? झाड़ पड़ी है माज़ भाई से, मज़े से कहने वाली रिदा थी, लेकिन उसकी बात पर रामीन ने परेशानी से वज़ाहत के लिए शिज़ा की जानिब देखा था। राबी को तंग कर रहे थे, माज़ भाई ने देख लिया तो सीधा कर दिया। हम दोनों पिछली बालकनी से देख रहे थे। और ऊपर क्या बात हुई? वो हैरतों में घिरी बेख्तियार बोली तो रिदा दिलचस्पी से आगे को हुई। यार माँ, माज़ भाई क्या स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। बड़ी से बड़ी बात यूँ कर जाते हैं जैसे कोई मसला ही नहीं। क्या बात हुई? बात क्या होनी थी? जाते ही बाबा से पूछा कि उन्हें इस रिश्ते पर कोई एतराज़ तो नहीं? उन्होंने कहा नहीं। फिर वो आराम से तसल्ली देकर गए कि अगर कोई मसला होता होता तो वो पहले ही बता देते, लेकिन उन्हें कोई एतराज़ नहीं। राबी को तो बात ही नहीं करने दी उन्होंने, और एक तरह से अच्छा ही किया। राबी ने 100 दफ़ा तो हिचकिचाना था, बात क्या हाँक मुकम्मल करती वो। या अल्लाह तेरा शुक्र। रामीन ने बेख्तियार शुक्र का कलमा पढ़ा था। शीज़ा इस सब में अलबत्ता बिल्कुल खामोश सी बैठी हुई थी। कुछ था जो उसके चेहरे पर नज़र आ रहा था, लेकिन रिदा और रामीन ने उसकी जानिब तवज्जो ही ना की। वो दोबारा उनके कमरे के दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई तो अपनी किताब की जानिब मुतवज्जे आबिद ने उसे बेख्तियार देखा। वो वहीं हाथ बांधे दरवाजे ही में खड़ी हो गई थी। उन्होंने आहिस्ता से किताब बंद की और उसे तपाई पर रखकर उसकी जानिब मुतवज्जे हुए। तो आप राज़ी थे इस रिश्ते के लिए? आबिद उसके सवाल पर हैरान नहीं हुए, मुस्कुराते हुए उसे देखे गए। हाँ। तो फिर आपने मुझे वो सब क्यों कहा? आपने वो सब बातें माँ से क्यों कहीं कि मैं इस रिश्ते के लिए राज़ी नहीं हूँ, या आप मेरा निकाह अरहम से करना चाहते हैं? जब आप शुरू दिन से ही उस सब के लिए राज़ी थे, तो आपने ऐसा क्यों किया बाबा? वो हैरान थी और ज़रा खफ़ा भी, इसीलिए हाथ बांधे अब तक दरवाजे के आगे ही रही थी। आबिद ने गहरा सांस लिया, फिर उसे देखा। मैं इस रिश्ते के लिए राज़ी हूँ, ये सच है, लेकिन मुझे अरहम के रिश्ते पर भी कोई एतराज़ नहीं था। लेकिन बाबा, हाँ ठीक है, मैंने वो सब कहा, लेकिन जानती हो मैंने वो सब क्यों कहा था? क्योंकि तुम इस हवाले से बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं ले रही थी। तुमने सब कुछ एकदम खामोशी से कबूल कर लिया, यहाँ तक कि माज़ की गैर हाज़िरी भी। तुम्हें ये सब ठीक लग रहा था, राबेल, लेकिन ये सब असल में ठीक नहीं था। जब हम रिश्ते जोड़ते हैं तो इन रिश्तों की पायदारी के लिए उन पर मेहनत भी करते हैं। मैंने तो बस ऐसा मौका पैदा किया था कि तुम अपने इस नए रिश्ते पर मेहनत करो। तुम उसे संजीदगी से लो। छोटी हो अभी तुम, इतनी बड़ी नहीं हो कि मैं मामला तुम्हारे हाथ में देकर आराम से बैठ जाता। और जहाँ तक रही बात मास की, वो रुके। राबेल खामोशी से उन्हें सुन रही थी, साथ साथ कफगी भी सिमट रही थी। उसे मैं जानता हूँ, मुझे अंदाजा था कि वो आएगा, लेकिन इतनी जल्दी वो आज आ जाएगा मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था। उन्होंने अपनी बात खत्म करके एक बार फिर से शफ़क़त के साथ मुस्कुराकर उसे देखा, तो वो बेख्तियार ही आगे बढ़ आई, उनके घुटनों के ऐन सामने पंजों के बल बैठी। आप जानते हैं मैं आपके इस फैसले से कितना डर गई थी। आबिद ने मुस्कुराकर उसके सर पर हाथ रखा। जानता हूँ तुम डर गई थी, जब ही तो आगे बढ़कर इस रिश्ते को बिला खौफ और झिझक कबूल करने की जरूरत की थी तुमने। हम जब तक डरते नहीं हैं तब तक हमें हिम्मत नहीं आती, डर के आगे जीत है। वो आखिर में उनके ऐसे अंदाज पर हंसी तो आबिद भी हंस दिए। बहुत दिनों बाद उसने पुराने वाले आबिद को देखा था, नहीं तो पिछले महीने की मुसलसल चलती चपकलिश और नाहमवार वाकयात ने उसके और आबिद के दरमियान बहुत सा फासला खड़ा कर दिया था। आप मेरे हिजाब लेने से नाखुश हैं बाबा? उसने नरमी से पूछा तो वो मुस्कुराए, फिर उसकी कथई सी आंखों को अपनायत से देखा। सच पूछो तो मैं खुद कोई बहुत मजहबी इंसान नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारे इस दुपट्टे से कोई मसला नहीं। परेशान मैं तब हुआ था जब इस सब का असर तुम्हारे रिश्ते पर पड़ा, लेकिन फिर तुम्हारे इस अटल फैसले को देखकर मुझे अंदाजा हो गया था कि तुम साइमा के घर के लिए मुनासिब नहीं हो। तुम्हारे रिश्ते के लिए भी उसी वजह से इतनी जल्दी हामी भरी थी मैंने, क्योंकि मैं दिल से उस पर राजी था। वो हैरतों में घिरी उन्हें सुन रही थी कि उसे कभी नहीं सोचा था कि बाबा उसके बारे में इतना हसास होकर सोचते होंगे। मुझे तो पता ही नहीं था कि आप मेरे बारे में इतने सेंसिटिव हैं। तुम्हारे बारे में सेंसिटिव क्यों नहीं होऊँगा? मुझे रिदा और शिज़ा की इतनी फ़िक्र नहीं होती जितनी तुम्हारी होती है। उनका मुझे पता है, कोई भी गलत बात उनसे करेगा तो वो बच के नहीं जा सकता। लेकिन वही बात अगर तुमसे कोई करेगा तो तुम उसे जवाब देने के बजाय हर्ट होकर वापस आ जाओगी। मुझे तुम्हारे मामले में हसास होना ही पड़ता है। उसने मुस्कुरा कर उन्हें देखा था, अंदर कहीं शर्मिंदगी भी हुई। मैं अब इतनी भी कमज़ोर नहीं हूँ। मुझे लोगों को जवाब देने आते हैं। मुझे भी उनकी तबीयत दुरुस्त करनी आती है। पहले मुझे ये सब नहीं आता था, लेकिन अब आता है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सब मुझे आना चाहिए। बिल्कुल। वो मुत्तफ़िक होकर सीधे हो बैठे। लेकिन अभी भी तुम कच्ची हो। अभी तुम्हें थोड़ी और मेहनत की ज़रूरत है। बल्कि थोड़ी क्यों, अभी तुम्हें बहुत मेहनत की ज़रूरत है। तुम कुदरती तौर पर हसास हो। उन बातों को भी महसूस कर लेती हो जो बहुत बारीक होती हैं। लहजों की हल्की सी तलखी और आंखों के
किनारों पर आँखों के किनारों पर भी तुम्हारा दिल बोझिल हो जाता है। तुम्हें खुद पर अभी और मेहनत की ज़रूरत है। लेकिन बाबा, फिर ये तो मेरी नेचर है ना, मैं इसे अपने अंदर से कैसे निकालूं? आप सच कह रहे हैं, ये बहुत छोटी बातें हैं, लेकिन मुझे तकलीफ दे जाती हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि इन्हें खुद पर हावी ना होने दूं, लेकिन मेरे लिए ये नामुमकिन सी बात है। आबिद ने सर हिलाया था। ऐसा ही है, तुम इसे मुकम्मल तौर पर कभी भी अपने दिल से नहीं निकाल सकती, लेकिन तुम खुद पर मेहनत करके खुद को मजबूत करने के बाद लोगों का मुकाबला बआसानी कर सकती हो। तकलीफ तो साथ ही रहेगी, क्योंकि कुछ तकलीफें इंसान को जिंदा रखने के लिए सारी जिंदगी उन्हें तोहफे में दी जाती हैं। तुम्हारी ये हसासियत भी तोहफा है, इसीलिए तुम वो सब भी महसूस करती हो जो हम में से कोई भी नहीं कर सकता। वो उदासी से मुस्कुराई, फिर उठ खड़ी हुई। और हसास होने का मतलब हरगिज ये नहीं होता कि आप। उसने जुमला अधूरा छोड़कर जगमगाती आंखों से आबिद की जानिब देखा। वो बेसाख्ता कुछ याद आने पर मुस्कुराए थे कि आप मजबूत नहीं बन सकते। उन्होंने जुमला मुकम्मल किया तो वो खिलखिलाई। ये जुमला बचपन में उसे आबिद अक्सर कहा करते थे, और उसके यूं एन मौका पर याद आ जाने से वो दोनों ही दरमियान में खड़ी इस बर्फ सी फसील को पिघला चुके थे। क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? तुम तो आबिद की तरफ गए थे ना, क्या बना? वो कुछ देर पहले ही घर आया था, लेकिन साइमा की जानिब कोई भी खुशखबरी ले जाने के बजाय जब वो अपने कमरे में चला आया तो उन्हें उसके पीछे आना ही पड़ा। वो जो खिड़की के साथ लगकर खड़ा था, कड़वी निगाह उन पर डालकर दोबारा से वहीं मुतवज्जे हो गया। साइमा उसके ऐसे दिखने पर ठिठकी थी, फिर जरा संभल कर आगे हुई। क्या हुआ है अरहम? अरहम उसके बाजू पर हाथ रखा तो उसने हाथ झटक दिया। वो हैरान होकर उससे देखने लगी थी। होना क्या है? आपका वो सौतेला भतीजा इस रास्ते का सबसे मुश्किल कांटा है। मम्मी, सब बर्बाद कर दिया आपकी जिद और आपकी इस सो कॉल्ड अना ने। उसकी तलखी पर पहली बार साइमा की पेशानी शिकन आलूद हुई थी। क्या किया है माज ने? करना क्या था उसने? मेरा आबेल से बात करने गया था, दूसरे लफ्जों में धमकाने गया था उस बुद्धू लड़की को। लेकिन वो जाने कहाँ से दरमियान में आ गया। ऐसे कोने से पकड़कर राबेल को अपने पीछे किया जैसे मैं तो उसे खा ही जाऊंगा। मेरी समझ से बाहर होता जा रहा है ये माज। उसने मुट्ठी जोर से दीवार पर मारी थी। साइमा ने सर्द निगाहों से अब के खिड़की से बाहर को से देखा था। चेहरे पर कड़वास ही कड़वास फैल गई थी। उस लड़के को उसकी औकात याद दिलानी ही पड़ेगी। उसने झटके से उन्हें मुड़कर देखा था। तैश जैसे यकदम ही उबला था उसके अंदर। अच्छा, आपको लगता है कि वो वही माज है जो 13 सालों पहले था? सच में मम्मी? किस दुनिया में रहती हैं आप? जानती भी हैं कैसे लोगों से दोस्तियां हैं उसकी? ऐसे लोगों से दोस्तियां हैं कि अगर आपने उनमें से किसी की शक्ल एक बार देख ली ना, तो जिंदगी के अगले कई दिनों तक नींद नहीं आएगी आपको। साइमा ने उसकी बात पर नासमझी से देखा था उसे। तुम बुज़दिल बन रहे हो। अगर उसकी ऐसी दोस्तियां हैं तो तुम। मेरी दोस्तियां हैं मम्मी, लेकिन रातों रात कत्ल करके गंदे नालों में लाशें फेंक देने वालों के साथ मेरी दोस्तियां नहीं हैं। वो एक वक्त तक इस जगह पर रहा है, और ये क्रिमिनल्स किसी के नहीं होते, लेकिन जिसके होते हैं उसका साथ मरते दम तक नहीं छोड़ते ये लोग। आपको लगता है कि मैं उस माज का मुकाबला कर सकता हूँ? वो उसकी ऐसी वजाहत पर इस सारे अरसे में अब के पहली दफा परेशान हुई थी। तो हम फिर ऐसे में क्या करेंगे यार? हम तुम्हारी राबेल के साथ शादी बहुत ज़रूरी है। जानते हो ना, तुम्हारे बाप के गलत फैसलों ने कंपनी को कहाँ तक पहुँचा दिया है। हमें उसे दोबारा खड़ा करने के लिए बहुत पैसा चाहिए बेटा। हम ऐसे पीछे नहीं हट सकते। उसने भी बेजार होकर गहरा सांस लिया और चेहरा एक बार फिर से खिड़की की जानिब फेर लिया। हाँ हाँ की मुसीबत सर पर आ गई थी उसके। मुझे फिलहाल कुछ भी समझ नहीं आ रहा है मम्मी, मैं कैसे इस निकाह को खत्म करूं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। कुछ तो सोचो बेटा, हम हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकते, तुम्हें कुछ तो करना ही होगा। क्या मैं कुछ करूं? एक पल को रुक कर पूछा तो उसने बेख्तियारी हाथ उठाकर उन्हें मना कर दिया। मेहरबानी करके अब आप कुछ मत करें, मुझे करने दें, सोचने दें मुझे कुछ। वो चंद पल खामोशी से खड़ी उसे देखती रहीं, फिर आहिस्ता से बोली। क्यों ना हम राबेल को अपने घर बुला लें चंद दिनों के लिए, उसे धमकाएं डराएं कि अगर उसने ये निकाह खुद खत्म ना किया तो हम उसके साथ बहुत बुरे तरीके से पेश आएंगे। क्या ख्याल है? वो किसी को बताएगी तब तब भी कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा। हम उससे अपनी बात मनवा सकते हैं, वो डरपोक है, डर कर मान जाएगी। उसने ऐसी बात पर कोफ्त ज़दा सी सांस खींच कर ली थी। फिर कहर आलूद निगाह मम्मी पर डाली। अच्छा, कोई यकीन नहीं करेगा उसका, ठीक है मान लिया, लेकिन वो उसका यकीन ज़रूर करेगा माँ। और उसके बाद जानती हैं क्या होगा? कुत्तों के आगे पड़ी होगी आपके बेटे की लाश। अल्लाह ना करे। उन्होंने दहलकर उसकी जानिब देखा था, लेकिन उसने सर झटका। सब कुछ उसके हाथों से निकलता जा रहा था। यही कहा था उसने कि मुझे कुत्तों के आगे डाल देगा, और जानती हैं उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब गली के आवारा कुत्ते हरगिज़ नहीं होते। उसका मतलब होता है वो गुंडे जो इंसानी आज़ा बेचने के कारोबार में सरगर्म होते हैं, वो मुझे उनके आगे डाल देगा। फिर वो जो चाहे करें मेरे साथ। या अल्लाह! अब हम क्या करेंगे? मुझे तो खौफ आ रहा है। कुछ करो बेटा।
उसने खामोशी से सर हिलाया, फिर आंखें सुकेड़ी। कुछ ऐसा सोचना होगा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। बाहर फैली ठंड बाहर फैली ठंड से बेनियाज कुछ था जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता जमने लगा था। उनके नापाक अज़ाइम की वो घुटन ज़दा सी बू थी जो कि सारे माहौल में तहलील होकर हर शय पर कसावत का वर्क चढ़ा रही थी। अगले दिन वो ज़ोहर नमाज पढ़कर फारी हुई तो उसकी निगाह रिदा पर पड़ी। वो अपने मखसूस जीन्स और शर्ट वाले खुलिये में नमाज के गुजरते वक्त से गाफिल वो अपने ही कामों में मगन थी। उसने लाउंज से जायनमाज समेटा और उसे एक तरफ रखते हुए रिदा को दुख से देखा। उसके घर में कोई भी नमाज की पाबंदी नहीं किया करता था और पहले तो वो भी इतनी पाबंदी से नहीं पढ़ा करती थी नमाज, लेकिन फिर इस उससे गफलत की भारी सजा सुनकर उसके तो रोंगटे ही खड़े हो गए थे। और अब यूं अपने घर वालों को नमाज से गफलत बरतता देखकर उसका दिल दुखता था। वो उनसे कुछ बहुत ज्यादा नहीं चाहती थी। वो रिदा और शिजा को सर पर दुपट्टा डालने के लिए नहीं कह रही थी, ना ही कोई बहुत मुश्किल मुतालबा कर रही थी, लेकिन वो उनसे सिर्फ ये चाहती थी कि कम से कम वो अपनी नमाजों की पाबंदी करें, वो उन्हें बाकायदगी से अदा करते रहें। उसने बारहा उन्हें कहा भी था, लेकिन उसकी बात का कोई भी असर लिए बगैर ही सर झटक दिया जाता था। बोझल दिल लिए वो आज मदरसा चली आई थी। आज पीर था और क्लासेस अपने मामूल के मुताबिक हो रही थीं। उसने भी अपनी क्लास में आकर बैग कुर्सी पर रखा और खामोशी से बैठ गई। कुछ ही देर पहले तफसीर की क्लास मुकम्मल हुई थी और अब नमाज के मसाइल की क्लास थी। उसने किताब खोलकर कुर्सी की हत्थी पर रखी और आज का मौजू देखने लगी। चंद लम्हों बाद सारी लड़कियां सीरी हो बैठी। मैडम सबाहत अपना आज का लेक्चर शुरू कर रही थी। उन्होंने अभी बात शुरू ही की थी कि राबेल के साथ बैठी लड़की ने अपना हाथ हवा में मोल्लिक किया। सबने चौंक कर उसे देखा था। कुछ पूछना है आपसे? कुछ पूछना है आपने? मैडम ने नरमी से पूछा तो उसने इस बात में सर हिलाया, फिर अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। मैं एक एलिट घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ मैडम, और मुझे बहुत शर्मिंदगी भी है कि अपनी इस क्लास की वजह से मेरे घर वाले दीन से बहुत दूर हैं। मैं उन्हें नमाज की जानिब बुलाने लगती हूँ, उन्हें मज़ीद अहकामात की जानिब राग़िब करने लगती हूँ तो वो उल्टा मुझे झाड़ देते हैं। मुझे अपने लफ्ज़ों से तकलीफ़ देते हैं। मुझे नहीं समझ आ रहा उस्ताज़ा कि ऐसे में मेरा क्या किरदार होना चाहिए। वो बहुत दुखी लग रही थी, हद से ज़्यादा। उसकी भारी-सी आवाज़ से लगता था गोया वो घंटों अपने घरवालों की किसी बेइतनाई पर रोती रही हो। राबेल को उसे देखकर एकदम अपना वक़्त याद आया था। लेकिन मैडम सबाहत अपनी जगह नरमी से मुस्कुराईं। इस मदरसा की हर दूसरी लड़की अपने घरवालों की दीन से दूरी पर रोया करती थी। ये उनके लिए अपने नई बात हरगिज़ भी नहीं थी। अल्लाह जानते हैं कि तुम्हारा सीना तंग होता है बवजह उसके जो वो कहते हैं। वो किसी आयत का मफ़हूम था। साथ बहुत सी लड़कियां अपने आंसू रोके मैडम की जानिब मुतवज्जे थीं। ऐसा ही होता है बच्चे, जब अपने ही हमारे हक होने से इनकार कर दें तो इतनी ही तकलीफ होती है, लेकिन हम इस तकलीफ के पेश नज़र अपना काम नहीं छोड़ सकते। हम उस छोटी-सी अज़ियत की खातिर उन्हें बड़ी जहन्नुम में नहीं धकेल सकते। हमें उन्हें हर हाल में इस दीन की तरफ, इस कुरान की जानिब और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम की जानिब बुलाना ही है। लेकिन फिर सवाल ये है कि हम उन्हें इस तरफ बुलाएँ कैसे? हम ऐसा क्या करें कि वो दीन की जानिब राग़िब हो जाएँ? सब दम साधे सुन रहे थे। राबेल के हाथ में खुली किताब के सफ़े खिड़की से अंदर गिरती हवा के बायस फड़फड़ाने लगे। हमारे लिए रहनुमा कौन है? अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक, उन्होंने कैसे अपने घर वालों को इस दिन की जानिब बुलाया था? क्लास में सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन मैडम की नरम आवाज़ का इरतौश इन सब लड़कियों को अपने दिलों में बखूबी महसूस हो रहा था। कुरआन के ज़रिए। किसी तालिबा के जवाब पर मैडम ने खुश होकर सर हिलाया था। बिल्कुल, उन्होंने कहीं से भी तमहीद नहीं बाँधी, बल्कि अपनी बात शुरू ही उस कुरान से की। उन्होंने किसी से भी लंबी-लंबी बहसें नहीं की, बल्कि ये कुरान सुनाकर उन्हें ज़ेर कर दिया। और इस कुरान के उतरने से कबल उनकी 40 साला ज़िंदगी उनके घरवालों के सामने थी कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे अखलाक के मालिक थे। आप कितनी नरमी से चला करते थे। हमें पहले उन्हें खुद के साथ मानूस करना है। कुछ बातें उनकी माननी हैं, तब जाकर वो हमारी बात मानेंगे। कुछ देकर ही इंसान को कुछ मिलता है। आप अपना वक़्त, अपना अखलाक और कुरान देकर देखें, वो आपकी जानिब पलट आएँगे। जानते हैं हमारे अपने इस दिन की जानिब क्यों नहीं आते? या फिर आप अपनी पिछली ज़िंदगी देखें कि आप इसकी जानिब क्यों नहीं आया करते थे? मैं इसकी जानिब इसलिए नहीं आई थी क्योंकि मुझे लगता था कि इस्लाम सिर्फ इंसानों पर पाबंदियां आयद करना जानता है। एक तालिबा ने यकदम जवाब दिया। इसी समय कोई और तालिबा कहीं और से बोली। मैंने कभी इस पर पहले तवज्जो इसलिए नहीं दी क्योंकि अक्सर दीनदार लोग बहुत क्रिफ्त होते थे। वो जानबूझकर हम जैसे लोगों के सामने मोटी मोटी इस्तिलाहात का इस्तेमाल करके अपनी धाक बिठाकर आखिर में पूछा करते थे कि क्या तुम्हें ये सब पता है?
اگر نہیں پتا تو تم کیسی مسلمہ ہو؟ دوسرے معنوں میں مجھے ڈیگریڈ کرتے تھے، جو مجھے بالکل بھی نہیں پسند تھا۔ میڈم سر ہلا کر ان سب کی تائید کر رہی تھیں، ان کے جوابات کو سراہ رہی تھیں۔ اسی اثنا میں ہال کے بالکل پیچھے سے آواز آئی۔ وہ ایک کمزور سی لڑکی تھی جو کھڑی ہو کر اپنی بات میڈم کے گوش گزار کر رہی تھی۔ مجھے اس دین سے چڑ صرف اور صرف اپنے والد صاحب کی وجہ سے ہوئی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ اسلام میں عورتوں کو زیادہ پڑھنے کی اجازت نہیں۔ ان کے اس قول کے باعث میری بڑی بہن کو اپنی پڑھائی کو خیر بات کہنا پڑا، حالانکہ ان کا خواب تھا بہت پڑھنا، جبکہ اللہ نے تو نازل ہی کتاب کی ہے، اور کتاب سمبل ہوتا ہے علم کا۔ اگر ہمارا دین کتابوں کے پڑھنے سے منع کرتا تو خود کبھی کتاب کی صورت نہ اترتا، کبھی کتابوں کی صورت نہ پھیلتا، کبھی یہ کتابیں پڑھ کر لوگ مسلمان نہ ہوتے۔ کیا عجب ہے کہ جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے کیا گیا تھا، وہی قوم پڑھنے پر پابندی عائد کر رہی ہے۔ میڈم نے گہرا سانس لے کر نرمی سے اس لڑکی کے جواب میں کہا تھا۔ اب کے ہر جانب کلاس روم سے آوازیں آ رہی تھیں۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ انہیں درست دین کبھی پڑھایا ہی نہیں گیا، تو دوسرا کہہ رہا تھا کہ انہیں اللہ کی بات سنانے کی بجائے کسی کہانیوں کی جانب بلایا گیا۔ آخر میں میڈم نے مسکرا کر ان سب لڑکیوں کو دیکھا جو اب ان ساری غلط فہمیوں کو رد کیے ایک چھت تلے اللہ کا کلام پڑھنے بیٹھی تھیں۔ ہمیں اپنے گھر والوں کو بلانا ہی اللہ کی بات سے ہے۔ ہمیں اس مشن کو اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنانا کہ اگر کوئی ہماری بات نہیں مان رہا تو یہ ہماری بے عزتی ہے۔ اس میں بے عزتی کی کوئی بات نہیں۔ دین آپ کو کبھی بھی زبردستی کا درس نہیں دیا کرتا۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی لوگوں پر سختی سے اس دین کو مسلط نہیں کیا تھا۔ آپ کا کام صرف نصیحت پہنچانا ہے۔ آپ نے صرف اللہ کی بات لوگوں تک پہنچانی ہے۔ وہ قرآن کی ایک آیت کا مفہوم ہے نا کہ آپ اے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان لوگوں پر داروغہ نہیں ہیں۔ آپ لوگوں پر ڈنڈا لے کر مسلط نہیں ہو سکتے۔ آپ نے بس انہیں اپنے اچھے اخلاق اور نرمی کے ساتھ دین کی جانب بلانا ہے۔ کوئی اگر نہیں بھی آتا تو آپ نے اس کی بے عزتی نہیں کرنی۔ کوئی اگر آپ کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آئے تو جواب میں آپ نے ان کے درجے پر گر کر محاذ نہیں کھڑا کرنا۔ آپ کا کام صرف بلانا ہے، دعا کرنا ہے، صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، بس فل اسٹاپ۔ اس کے بعد دلوں پر لگی مہر تو اللہ ہٹا سکتا ہے۔ ہم جسے چاہیں اس ایمان سے بہرہ مند نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے کہ کس کا دل ایمان سے روشن کرنا ہے اور کس کا نہیں۔ وہ خاموش ہوئیں تو ہر طرف سکون سا تحلیل ہو گیا۔ رابیل واپسی کے سارے راستے خاموش رہی۔ وہ جو اپنے گھر والوں کو بار بار دین کی جانب بلا رہی تھی تو شاید یہی وجہ تھی کہ کبھی انہوں نے اس کی باتوں پر کان نہیں دھرے تھے۔ اس نے کبھی ان کو قرآن سنایا ہی نہیں تھا۔ اس نے تو ہمیشہ ان سے اپنی بات کہی تھی۔ اب کی بار کوتاہی اس کی جانب سے کی گئی تھی۔ وہ گھر واپس پلٹی تو مغرب کا وقت ہو رہا تھا۔ اس نے عبایا چینج کر کے کچن میں آ کر کافی بنائی، پھر ساتھ اسنیکس بھی بنائے، ایک ٹرے میں سب کچھ سجا کر اب کہ وہ لاؤنج میں چلی آئی تھی۔ اسے پتا تھا کہ ردا اور شیزا شام کی چائے پی چکی ہوں گی، لیکن وہ ایک بار پھر سے انہیں کافی پلا کر خود سے مزید مانوس کرنا چاہتی تھی۔ اس نے زینوں کے اس پار بنے ان کے کمرے کے دروازے پر دستک دی اور پھر چہرہ اندر کیا۔ ردا بیڈ سے آدھی نیچے لٹکی کوئی میگزین پڑھ رہی تھی اور دوسری جانب شیزا بور سی لیٹی اپنے موبائل پر اسکرولنگ میں مصروف تھی۔ کافی کون پیے گا؟ اس نے اندر جھانکا۔ میں، دونوں نے بیک وقت کہا تھا۔ وہ مسکرائی۔ فٹافٹ آ جاؤ لاؤنج میں نے کافی بنا کر رکھی ہے۔ ایک تو ٹھنڈ، اوپر سے رابی کے ہاتھ کی گرما گرم کافی۔ تھینکس می لیٹر، شرارت سے کہہ کر دروازہ بند کیا اور جھپاک سے باہر۔ وہ دونوں اٹھیں اور اس کے پیچھے ہی چلی آئیں۔ ردا اپنے مخصوص جینز اور ٹی شرٹ میں ملبوس تھی اور شیزا نے ٹائٹس پر شارٹ شرٹ پہن رکھی تھی۔ وہ دونوں ہی اسٹائلش لگتی تھیں اور ان کے برعکس رابی کیوٹ، سادہ سے سفید شلوار قمیض میں ملبوس، بالوں کو ہاف باندھے، دوپٹہ کندھوں پر لیے، وہ عام سے حلیے میں بھی اچھی لگتی تھی۔ رابی بہت مزے کی ہے۔ کتنے دنوں بعد تمہارے ہاتھ کی کافی پی ہے، مزہ آ گیا۔ شیزا نے بھی ایک گھونٹ لے کر مزے سے سر ہلایا تھا۔ رابیل ہنس دی۔ تمہیں پتا ہے پرسوں ہم جائیں گے اقبال کے گھر۔ زرتاشا چاچی نے سب لڑکیوں کو بلایا ہے، خاندان کی۔ کیوں؟ وہ بھی خاندان کی سب لڑکیوں کو؟ خیریت تو ہے نا؟ وہ اپنے ہی مسائل میں الجھی ہوئی تھی، خبر ہی نہ تھی کہ خاندان میں چل کیا رہا ہے۔ آگے بڑھ کر سنیک لیتے ہوئے اس نے پوچھا تو شیزا بتانے لگی۔ ویسے ہی خاندان کی دعوتوں میں کسی کو وقت ہی نہ مل سکا تھا حریم سے بات کرنے کا۔ اب تو وہ نئی نویلی دلہن آئی بھی دور سے رخصت ہو کر ہے، اسی لیے اس کی خاطر چاچی نے ایک گیٹ ٹوگیدر رکھ لیا جس میں صرف لڑکیاں ہی انوائٹڈ ہیں۔ تم چلو گی؟ آخر میں سوال کیا تو اس نے کندھے اچکائے، پھر یکدم کچھ یاد آیا۔ کسی کی عادتیں آتی جا رہی تھیں اس میں۔ اسے مسکراتا دیکھ کر ردا نے شیزا کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا تو وہ اس کے کان کھینچنے کے لیے سیدھی ہو بیٹھی۔ ویسے یہ معاذ بھائی کن مسائل کی بات کر رہے تھے آج؟ وہ جو اپنے خیالات میں چونکی تھی یکدم چونکی، ان دونوں کی جانب دیکھا۔ وہ دونوں بے حد سنجیدہ تھیں۔ اس کے رخسار یکدم گلابی ہوئے تھے۔ وہ تو ویسے ہی۔ تمہیں نہیں لگتا شیزا کہ معاذ بھائی کو ہماری رابی اچھی لگنے لگی ہے؟
वो अभी उन्हें टालने ही लगी थी कि रिदा की फुलझड़ी पर उसने उसे आंखें दिखाई। शीजा ने भी एकदम उमड़ती मुस्कुराहट रोकी थी। हाँ, हाँ, बिल्कुल। आज देखा था कैसे अरहम भाई को झाड़ा था उन्होंने। और वो जो राबी को हाथ से पकड़ कर अंदर लाए थे वो भी तो याद करो। शीज़ा ने राबेल की शक्ल देखकर बहुत मुश्किल से हँसी रोकी थी। फिर दिल जलाने वाले अंदाज में बोली, उनके मसले कैसे सॉल्व कर लिए तुमने? अपने तो सॉल्व होते नहीं तुमसे। और अब वो दोनों पूरे तरीके से मैदान में उतरी थी उसे तंग करने। उससे दांत पीस कर मांस को दिल ही दिल में कोसा, बदतमीज ना हो तो। ऐसा कुछ भी नहीं है, उसने कहकर बेसाख्ता गरम गरम कॉफी हलक में उंडेली। फिर कैसा है? ख्याली पुलाव ही पकाते रहो तुम दोनों, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो उसे चीज से जानती भी नहीं हूँ। उसने बहुत कमजोर सी दलील दी थी खुद के दिफा में। तो क्या हुआ, जानने तो लगी हो ना? और अब कि उसके कान तक सुर्ख हो गए थे, वो दोनों ढिठाई से हंसी तो राबेल का दिल किया दोनों पर कॉफी उलट दी। कुछ ज़्यादा ही नहीं नॉवेल्स पढ़ने लगी हो तुम दोनों। मैं नहीं, सिर्फ शिज़ा, मुझे तो हँसी आ जाती है नॉवेल्स पढ़कर। मतलब इतना अनरियलिस्टिक भी कुछ हो सकता है क्या? वो कहकर हँसी तो शिज़ा ने उसे कंधे पर धप रसीद की। मेरे नॉवेल्स को कुछ मत कहो, वो हकीकत से भले ही कितने भी दूर हो मेरे दिल से बहुत करीब हैं। क्यों राबी, तुमने भी पढ़ा था ना पिछली दफ़ा, कितना अच्छा लगा था तुम्हें? उसने इत्तेफाक करते हुए सर हिलाया था। बहुत अच्छा नॉवेल था वो, और मुझे बस वही अच्छा लगा था, क्योंकि मैंने सिर्फ वो एक ही नॉवेल पढ़ा था। साथ ही दांत भी निकाले तो रिदा हंस दी। शिजा ने उसे बुरा बुरा सा मुंह बनाकर देखा था। जो भी हो, मुझे तो नहीं अच्छे लगते फजूल से नॉवेल्स, बस बिला वजह का अपनी तरफ से कुछ भी। भला आपने कभी सुना है कि किसी लड़के ने किसी लड़की से जबरदस्ती शादी कर ली हो? कुछ भी मतलब। इससे पहले कि शिजा उसका सर कुचल देती, राबेल ने सर नफी में हिलाया, जैसे उसे उसकी बात से इख्तलाफ हो। पहली बात तो ये है रिदा बच्चे कि फ़िक्शन कहते हैं इस चीज़ को जो आपने फ़र्ज़ करके लिखा हो। मतलब वो जो हकीकत से बहुत दूर हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें लिखी हर बात ही झूठ या फिर तख़य्युलाती है। एक आला पाए के लिखारी का कहना है कि हर इंसान अपने-अपने दायरों में ज़िंदगी गुज़ारता है, ठीक? वह रवानी से बोलते-बोलते ज़रा ठहरी। अपना खाली कप दरमियाने टेबल पर रखा, फिर टेबल से सामान हटाकर जगह खाली की। इस पर उँगली से अनदेखे से दायरे खींचे। वो दोनों तवज्जो से उसे ही देख रही थीं। अब ये दायरा है शिज़ा की ज़िंदगी का, ठीक? ये दूसरा दायरा मेरी ज़िंदगी का है, और ये तीसरा तुम्हारी ज़िंदगी का। अब हम अपने-अपने दायरों में बहुत से लोगों को जानते हैं। तुम्हारे जानने वाले हो सकता है कुछ लोगों को शिज़ा ना जानती हो, और मेरे बहुत से जानने वालों को तुम दोनों नहीं जानती होगी। इसी तरह हमें नहीं पता कि किसके दायरे में क्या चल रहा है। हम बस अपने महदूद दायरे को देखते हुए आगे वाले पर जजमेंट पास कर रहे होते हैं। हमारा इल्म बहुत महदूद है, हम नहीं जानते कि सारी दुनिया के लोगों की ज़िंदगियों के दायरों में क्या-क्या कहानियाँ पिनप रही हैं। तुम नहीं जानती। इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा होता ही नहीं होगा। हो सकता है दुनिया के किसी कोने में हमारी कहानियों के किरदार जिंदा हों, लेकिन कौन जाने। शीज़ा ने आखिर में तालियां बजाई थीं, लेकिन रिदा ने मुस्कुराकर सिर्फ सर ही झुकाया था। उसके तासुरात से ही लग रहा था कि वो कायल हो चुकी है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम हर उस चीज़ को ही सच मानना शुरू कर दें। उन राइटर्स ने लड़कियों का म्यार इतना ऊंचा कर दिया है कि वो किसी आम से लड़के को पसंद ही नहीं करती हैं। ऐसा तो नहीं होता ना अब? राबेल जो उठने ही लगी थी वापस बैठ गई। उसे नरमी से देखा। कहानियाँ ये नहीं दिखाती कि दुनिया कैसी है, कहानियाँ ये दिखाती हैं कि ये दुनिया कैसी होनी चाहिए। ये हमें बताती हैं कि हमें कैसा होना चाहिए। बहुत से लड़कों को मैंने मजाक बनाते हुए भी देखा है कि ये देखो जी, अब सालार जैसा कौन हो सकता है? क्या बेवकूफ़ बनाते हैं, बट इस किस्म के किरदार दरअसल सीधा उन पर चोट होते हैं, इसलिए बुरे लगते हैं उन्हें। समझ आया कुछ? कुछ ना कुछ तो आ ही गया है, रिदा ने हंसकर जवाब दिया। तो वो भी अब के मुस्कुराकर उठ खड़ी हुई। किचन में जाकर उसने बर्तन रखे और फिर एक लम्हे को किचन के दरवाजे से हल्का सा झांक कर लाउंज में देखा। वो दोनों आपस में बातें कर रही थीं। उसने गहरा सांस लेकर फैसला किया और फिर से लाउंज में चली आई। नमाज पढ़ी थी तुम दोनों ने मगरिब की? उसने मोबाइल हाथ में लिए सरसरी सा पूछा, तो वो दोनों चौंकी। फिर शर्मिंदगी से इधर उधर देखा। वो मैं अपना कॉलेज का काम कर रही थी तो नहीं पढ़ी। उसने शिजा से निगाह हटाकर रिदा को देखा। वो पूरे दांत निकालकर मुस्कुरा रही थी। राबी को ना चाहते हुए भी हंसी आ गई थी। नमाज पढ़ना मुश्किल लगता है? उसने अब के वाजे तौर पर पूछा, तो उन दोनों ने इस बात में सर हिलाया था। राबेल ने गहरा सांस लिया। एक काम करते हैं, कल से तुम दोनों सिर्फ नमाज के फराइज पढ़ना। बस फर्ज क्या पढ़ सकते हैं? हाँ, तुम दोनों सारी नमाजों के फर्ज पढ़ लेना, लेकिन नमाज कोई नहीं छोड़ी तुम दोनों ने। वो इतनी नरमी से कह रही थी कि इन दोनों ने जल्दी से सर हिलाया। तुम श्योर हो ना कि हम फर्ज पढ़ सकते हैं? शिजा के पूछने पर वो मुस्कुराई थी। देखो शिजा, ये दुरुस्त तो नहीं है, लेकिन बिल्कुल ही नमाज ना पढ़ने से बेहतर है।
कि हम छोटे-छोटे कदम उठाकर कम से कम अपने अंदर नमाज़ पढ़ने की आदत तो डाल ही लें। एक वक़्त आएगा कि मुझे बोलना भी नहीं पड़ेगा और तुम दोनों अपनी पूरी नमाज़ें अदा करोगी। बस उस वक़्त तक तुम दोनों को फ़राइज़ बाकायदगी से पढ़ने हैं। ओके? वो दोनों इस हल्के से काम पर राज़ी हुई तो राबेल का दिल हल्का-फुल्का सा हो गया। उसकी कोशिशें नाकाम नहीं जा रही थीं। एक साथ नहीं तो आहिस्ता-आहिस्ता वो दोनों उसकी बात मान ही लेंगी। उन्हें बस अल्लाह की किताब से उन्हें इस जानिब बुलाते रहना होगा। हाँ, उसे अपनी कोशिश जारी रखनी होगी किसी भी तरह, किसी भी हाल में। अगला 1 हफ्ता इसी खामोशी से गुज़र गया। घरवालों का रवैया उसके साथ पहले से ख़ासा बेहतर हो गया था, लेकिन वो फिर भी अंदर कहीं उदास थी। पिछले दिनों ही जब वो अपने दोस्तों से मिलने गई थी, तब उसे उन उन सब के रवैयों से बेहद तकलीफ़ पहुंची थी। वहाँ सब लड़कियाँ बहुत मॉडर्न थीं। वहाँ पर वो सब अपने खूबसूरत बाल लहराती हुई उस सारी महफ़िल में जगमगा रही थीं। वो कुछ पल तो खामोशी से बैठी रही। 1-2 दोस्तों से बात करने की कोशिश की, तब भी उसे उसके हिजाब की वज़ह से बहुत बुरी तरह नज़रअंदाज किया गया था। उन सब का एक ही मुतालबा था कि इस होटल में कोई लड़का है ही कहाँ, इसीलिए वो अपना ये हिजाब उतार दे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी। होटल में काम करते वर्कर्स और बहुत से गैर महरम लड़के यहीं से आ जा रहे थे। वो कैसे उनके सामने अपने बाल खोल सकती थी? जब किसी ने भी काफ़ी देर तक उसकी जानिब तवज्जो नहीं की, तो वो खामोशी से वहाँ से उठ आई। उसे लगा था कि अगर उसे उसके घरवालों ने कबूल कर लिया है, तो सब कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। सोसाइटी की नज़र में वो अपने उस दुपट्टे की वजह से आज भी ज़ीरो थी। वापसी के सारे रास्ते उसका दिल गहरी तकलीफ़ के ज़ेरे असर रहा। ऐसी ही तकलीफ़ होती है जब आप एक अरसे तक किसी महफ़िल की जान रहे हों और आपके एक फ़ैसले के बदले वो आपको उठाकर एक जानिब फेंक दे, तो ऐसी ही तकलीफ़ हुआ करती है। लेकिन वो फिर भी नहीं रोई। हर वक़्त रोना अच्छी बात नहीं होती। तुम बहुत एबनॉर्मल लग रही हो राबेल, तुम हम जैसी नॉर्मल नहीं लग रही हो। एक दोस्त का मज़ाक उड़ाता तबसरा उसे याद आया तो तकलीफ़ मज़ीद गहरी हो गई। जब वो वक़्त से पहले ही घर आ गई तो लाउंज में बैठी रामीन ने उसे हैरत से देखा। उनके साथ ही दूसरे सोफ़े पर ज़रताशा चाची बैठी थी। उन्होंने भी उसे गर्दन फेर कर देखा था। "ये तुम इतनी जल्दी क्यों आ गईं?" उन्होंने पूछा तो उसका दिल किया कि धाड़े मारकर वहीं रोना शुरू कर दे। लेकिन वो फिर भी खामोश रही। दुखते गले से बहुत सा थूक निकल कर उसने बमुश्किल चंद लफ्ज़ कहे। "मुझे अच्छा नहीं लग रहा था वहाँ, इसीलिए वापस आ गई।" रामीन के सब्ज़ी काटते हाथ लम्हे भर को रुके थे। चेहरा हैरत से उठाकर उसे देखा। "क्या मतलब? क्या अच्छा नहीं लग रहा था तुम्हें?" "वो माँ, मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी।" उसकी बात पर ज़रताशा ने मायूखेज़ी से मुस्कुराकर सर झटका तो उसे कहीं बहुत अंदर तक तकलीफ़ हुई। आँखें बिलावजह ही गुलाबी हो गईं। साफ ज़ाहिर है भाभी कि इसे वहाँ किसी ने बिठाना पसंद ही नहीं किया, इसके दुपट्टे की वजह से। भला लड़कियाँ कहाँ पसंद करती हैं ऐसी ओल्ड फैशन लड़कियों से बात करना? क्या मिलता है तुम्हें ये सब करके राबेल? वो अब तक मुस्कुरा रही थी। उसका दिल ज़ख्मी होने लगा, गला अब के बहुत दुखने लगा था। लेकिन वो नहीं रोएगी। अपने इस मामूली से हिजाब की खातिर तुमने अपना रिश्ता तक खराब कर लिया और जवाब में रिश्ता जोड़ा भी तो किसके साथ? वो माज उन्होंने बेसाख्ता झुरझुरी ली थी। रामीन भी उसे अफसोस से देख रही थी। अजीब ही है वो तो। पता नहीं तुम जैसी लड़की रहेगी कैसे उसके साथ, और हम जैसा ऑप्शन तुम्हें सारी जिंदगी नहीं मिल सकता। लेकिन अफसोस तुमने अपनी हर धर्मी की वजह से खो दिया। क्या मिल गया तुम्हें उसे यूं सर पर लपेट कर? उन्होंने बात खत्म करके सर एक बार फिर से झटका। रुख अब के पूरी तरह से रामीन की जानिब कर चुकी थी वो। रामीन ने भी उसके दिफा में कोई लफ्ज ना कहा था। कहीं अंदर वो भी इसी किस्म की राय रखती थी उसके बारे में। उसने दुखते दिल के साथ खामोशी से कदम अपने कमरे की जानिब फेरे और दरवाज़ा बंद करके बेड तक चली आई। सिंगार आईने में उसका ज़ख्मी सा अक्स जगमगा रहा था। उसने चेहरा मोड़कर अपना अक्स देखा। स्याह अबाए में उसका मुतनासिब सरापा गहरी तकलीफ के ज़ेरे असर लगता था। वो उन्हें जवाब देना चाहती थी, लेकिन चाची ने बात ही इतनी बेरहमी से शुरू की थी कि उसके सारे अल्फाज ही उससे गुम हो गए थे। वो धुंधली आंखों से अपना अक्स इस आईने में देखे गई। क्या मिल गया था उसे ये हिजाब अपने सर पर लपेट कर? सब उससे एक ही बात पूछ रहे थे कि उसे क्या मिल गया ये सब करके। अब वो उन्हें क्या बताती कि उसे क्या क्या मिल गया था। काश कि वो उन्हें समझा सकती कि अल्लाह की मोहब्बत में उबलते आंसू बहाने की लज्जत क्या हुआ करती है। काश वो उन सबको समझा सकती कि रात के किसी पहर आंख खुलने पर खुद को पानी से भिगोने के बाद उसके सामने गर्दन झुकाकर खड़े होने की कैफियत क्या होती है। उससे चलते फिरते बातें करने की आदत क्या होती। उससे अपने गम की फरियाद करने की लज्जत क्या हुआ करती है। अपने तारीख कहफ में उसे कमज़ोर सी आवाज़ के साथ पुकारने की अज़ियत क्या हुआ करती है। और कुरान के ज़रिए उससे कुर्ब की राहों पर चलने की चाह क्या हुआ करती है।
کاش کہ کبھی وہ ان سب کو یہ سمجھا سکتی، کاش کہ وہ انہیں یہ سب بتا سکتی، لیکن وہ جانتی تھی کہ وہ ان سب کو یہ سب کچھ سب نہیں سمجھا سکتی تھی۔ وہ کوشش بھی کر لیتی تب بھی اس کی بات کو کسی کو سمجھ میں نہیں آنی تھی۔ اللہ کی محبت کا مرکز تو دل ہوا کرتا ہے، اور دلوں کو پھیرنے کی طاقت صرف اللہ کے پاس ہے۔ وہ انہیں اپنے لفظ دے سکتی تھی، لیکن وہ انہیں ان کیفیات سے نہیں گزار سکتی تھی۔ وہ تو کسی کسی کو عطا کی جاتی تھیں، اللہ کی محبت ہر کسی کو تھوڑی دی جاتی ہے۔ یہ تو صرف اسے ہی دی جاتی ہے کہ جو شدت سے اس کے لیے گڑ گڑاتا ہے، تڑپتا ہے، اپنے تنہا کہف میں سسک کر اسے پکار رہا ہوتا۔ تبھی تو یہ دل پلٹ جاتے ہیں، تبھی تو کمزور انسانوں میں اتنی ہمت آ جاتی ہے کہ وہ سارے عرب کے سامنے للکار کر کہتے ہیں کہ اگر میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے پر چاند رکھ دو تب بھی وہ اللہ کا کنڈا نہیں چھوڑنے والے۔ وہ اپنی جگہ سے آہستہ سے اٹھی۔ بہت دنوں بعد اس کے آس پاس وہی مدھر سی آواز تحلیل ہونے لگی تھی۔ تو یہ ثابت ہوا کہ یہ قرآن اسے تبھی سمجھ آئے گا جب وہ کڑی آزمائشوں سے گزر کر اپنا دل توڑ لے گی۔ قرآن اتارنے کے لیے انسان کو ایک دفعہ تو ٹوٹنا ہی پڑتا ہے۔ وہ بھی اس سمے ٹوٹ رہی تھی۔ اسٹڈی ٹیبل پر رکھی اس کی کتاب لمحے بھر کو سنہری سی روشنی سے چمکی تھی۔ اس نے پلکوں پر ٹھہرے آنسوؤں کے ساتھ اس کتاب کو دیکھا اور پاس چلی آئی۔ آپ کہاں ہیں اللہ؟ میں ٹوٹ رہی ہوں، میرا دل ٹوٹ رہا ہے۔ آپ کہاں ہیں؟ آپ کی مدد کب آئے گی؟ آپ کی مدد کب آتی ہے؟ اس نے اس قرآن کا دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اگلے ہی لمحے قرآن سے پھوٹتے نور کے باعث اس کی آنکھیں لمحے بھر کو چندھا گئی تھیں۔ وہ مدھر آواز اب کہ اس کی سماعت کے کہیں بہت قریب گونجنے لگی تھی۔ اور جب سوال کریں آپ سے میرے بندے میرے بارے میں، وہ اس مدھر آواز کو دم سادے سنے گئی۔ وہ آواز اسے کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ آواز بہت خوبصورت تھی۔ وہ آواز دلوں کو اطمینان پہنچایا کرتی تھی۔ رابیل کا سارا جسم لمحوں ہی میں برف بننے لگا تھا۔ سانسیں تیز ہونے لگی تھیں۔ کچھ تھا جو اس کے اندر اتر رہا تھا۔ اس کے سوالوں کے جواب اتنی جلدی اسے مل جایا کرتے تھے کہ وہ کبھی کبھی خود بھی ورتا حیرت میں ڈوب جاتی۔ تو بلا شبہ میں بہت قریب ہوں۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ سانس تک کسی نے روک دیا تھا۔ اللہ اس کے قریب تھا۔ اللہ اس کے بہت بہت قریب تھا۔ وہ اسے باہر کی دنیا میں تلاش کر رہی تھی، لیکن وہ تو اس کے اندر کی دنیا میں تھا۔ وہ تو اس کی شہرگ کے پاس تھا۔ اس نے بہت ضبط سے اپنے آنسو روکے رکھے۔ میں قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی پکار، جب بھی وہ پکارے مجھے۔ وہ اللہ کو پکار رہی تھی، اور اس کے دل کی چوری بھی لمحے بھر میں پکڑی گئی تھی۔ اس محفل سے اٹھ کر آنے کے عرصے میں اس کا دل مایوس ہونے لگا تھا کہ اگر وہ اللہ کو پکارے گی بھی تو وہ اسے جواب نہیں دے گا۔ ہوتا ہے اکثر کڑی آزمائشوں پر انسان ضبط ہارنے لگتا ہے۔ وہ بھی ہارنے لگی تھی، اور اسی ایک کمزوری کو بڑی نرمی سے سمجھا کر اللہ اسے یقین دلا رہا تھا کہ وہ اس کی ہر پکار کو قبول کرنے والا ہے۔ وہ اس کی ہر پکار کا جواب دینے والا ہے، جیسے وہ ابھی اسے اس کی پکار کا جواب دے رہا تھا۔ آنسو ٹپ ٹپ اس کی آنکھوں سے گرنے لگے تھے۔ وہ اس کہف میں ٹوٹنے لگی تھی۔ تو چاہیے کہ وہ بھی مانے میرا حکم، اور چاہیے کہ وہ لائیں ایمان مجھ پر۔ وہ بے دم ہونے لگی تھی۔ وہ اس کی محبت میں آہستہ آہستہ اترنے لگی تھی۔ یہ ایسے نہیں ہوتا کہ خالی خالی دعاؤں کے ساتھ اللہ کو پکارا جائے۔ یقین سے خالی دعائیں مانگنا اس کی شان کے خلاف ہے۔ اسے پکارا جائے تو پورے ایمان کے ساتھ پکارا جائے۔ دعائیں کرنے کے ساتھ ساتھ اس پر یقین رکھا جائے کہ وہ ان دعاؤں کو ان کے درست وقت اور ان کے درست موقع کے ساتھ قبول کرے گا۔ اسے اس پر ایمان رکھنا ہوگا کہ وہ ضرور اسے جواب دے گا۔ اگر وہ اس ایمان سے خالی دعائیں مانگے گی تو کبھی ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل نہ ہو سکے گی تاکہ وہ ہدایت پائیں، اور بات ختم ہو چکی تھی۔ کبھی کبھی اسے لگتا تھا کہ وہ اس پورے قرآن کو نہیں لے سکے گی، کیونکہ اکثر کوئی ایک ہی آیت اس پر اس قدر بھاری ہوتی تھی کہ پورے قرآن کا سوچ کر ہی اس کی طاقت سلب ہونے لگتی۔ لیکن وہ اس قرآن کے ساتھ ساری زندگی گزارنا چاہتی تھی، کیونکہ اس بڑے دن میں جب کوئی کسی کا نہیں ہوگا، جب کوئی کسی کو دیکھے گا بھی نہیں، تب یہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے گواہ بن کر آئے گا۔ اپنے پڑھنے والوں کو یہ قرآن اس دن تنہا نہیں کرے گا۔ وہ بھی اس بڑے دن میں اس قرآن کو اپنا گواہ بنانا چاہتی تھی۔ وہ اس کے ذریعے اپنی تاریخ قبر کو روشن کرنا چاہتی تھی۔ اس نے آنسو صاف کیے اور مسکرا کر اپنا آپ سنگھار آئینے میں دیکھا۔ ایک آیت انسان کی زندگی بدل دیتی ہے، بس ایک آیت۔ نمرہ احمد۔ مغرب کی پہلی اداسی میں اس نے نماز پڑھ کر قدم باہر کی جانب بڑھائے۔ رخ ردا اور شیزا کے کمرے کی جانب تھا۔ اس نے دروازہ کھولا ہی تھا کہ سامنے کا منظر دیکھ کر اسے اپنی آنکھوں ہی پر یقین نہ آیا۔ شیزا اپنے گرد بڑی سی سفید چادر لپیٹے رکوع کے لیے جھکی ہوئی تھی۔ وہ ابھی اسے حیرت سے تک ہی رہی تھی کہ اس کی نظر دوسری جانب پڑی۔ ردا سنگھار آئینے کے سامنے کھڑی اپنے چہرے کے گرد دوپٹہ لپیٹ رہی تھی۔ جینس پر آج اس نے گھٹنوں تک آتا کرتا زیب تن کر رکھا تھا۔
दुपट्टा लेने की आदत नहीं थी, इसीलिए उसका दुपट्टा बार-बार सिरक कर पेशानी पर आ रहा था। राबेल इन दोनों को खामोशी से देखती रही। बेख्तियार ही उसके दिल पर शुक्रगुजारी के बहुत से आंसू गिरे थे। अगर एक जानिब से उसे तकलीफ मिल रही थी, तो दूसरी जानिब से अल्लाह उसके घर वालों को दीन अता कर रहा था। इससे ज्यादा खुशी उसके लिए और किसी चीज में हो ही नहीं सकती थी। राबेल आबिद के इर्द गिर्द फैली उदास सी मगरिब शुक्रगुजारी के आंसुओं से भीगने लगी थी। उसकी दुआएं रायगा नहीं जा रही थी। अल्लाह उसकी पुकार कर जवाब दे रहा था। अल्लाह तो वैसे भी इंसान को कभी नहीं छोड़ता, हमेशा हम अल्लाह को छोड़ते हैं। रिदा की निगाह बेसाख्ता उस पर पड़ी तो वो फौरन उसकी जानिब घूमी। यार राबी, प्लीज ये दुपट्टा ठीक से बांधो, मैं कब से लगी हुई हूँ इसके साथ। और वो मुस्कुराती हुई अंदर चली आई थी। आंखें फटते जज्बात से भीग गई थी। तुम रो रही हो? अरे नहीं, वो हंस दी, फिर हथेलियों से आंखें रौनी। हर आंसू तकलीफ के आंसू नहीं हुआ करते। कुछ आंसू अपने अंदर ढेरों खुशियां समेटे होते हैं। उसके आंसुओं में भी आज खुशी का हर रंग था। तो फिर ये आंखों में आंसू क्यों हैं? वैसे ही बस, पता नहीं क्या हो जाता है मुझे। उसने हाथ बढ़ाकर उसकी चादर दुरुस्त तरीके से चेहरे के गिर्द लपेटी। रिदा का क्यूट सा चेहरा उस हाले में और भी प्यारा लग रहा था, और इस्लाम की खूबसूरती ही यही थी। दो धारी तलवार जैसे हुस्न वाली लड़कियों पर यूं चादर डाल दी जाए तो वो अपने आप ही मासूम लगने लगती हैं। बकौल हाशिम नदीम के, दीन तो इंसान को मासियत से मासूमियत तक लेकर जाने का रास्ता है। तुम आजकल बहुत रोने लगी हो राबी, इतना मत रोया करो। मैं कोशिश करती हूँ बहुत, लेकिन नहीं हो पाता। मुझे बहुत गुस्सा आता है खुद पर। फिर भी मैं अपने आंसुओं पर काबू नहीं रख पाती। सही कहता है वो, पागल हूँ मैं बिल्कुल। उसने मुस्कुरा कर कहा तो रिदा भी मुस्कुरा दी। फिर उसके गाल पर गुलाबी से गाल पर चुटकी काटी और जायनमाज की जानिब बढ़ गई। इन दोनों को यूं ही छोड़कर अब के वो मुस्कुराती हुई अपने कमरे की जानिब बढ़ रही थी। दिल में पिछली तकलीफ अब तक बाकी थी, लेकिन इस खूबसूरत मंजर के बाद इस तकलीफ का असर कुछ हद तक जायल हो गया था। कुछ ही देर बाद वो दोनों एक बार फिर से उसके सर पर सवार थीं, और उनका मुतालबा एक ही था कि वो उनके साथ जरताशा चाची के घर चले। उनका गेट टुगेदर किसी वजह के बायस मौखर हो गया था, लेकिन राबेल नहीं जाना चाहती थी। वो अच्छी खासी खुशी को खाक नहीं करना चाहती थी। तुम चल रही हो राबी, और बस, शिजा ने धौंस भरे अंदाज में कहा। तो उसने बेबसी से सर उठाकर उसे देखा। टेबल पर बिखरा बहुत सा काम अभी उसका मुंतजिर था, लेकिन वो दोनों थीं कि उसे साथ ले जाने पर मिस्र थीं। यार प्लीज शिजा, मुझे काम है, मैं नहीं जा रही। राबी, पता है हरीम भाभी पिछली दफा भी पूछ रही थी तुम्हारे बारे में। एक तो पहले ही तुमने ढंग से कोई फंक्शन अटेंड नहीं किया, ऊपर से अब इस छोटी सी तकरीब में भी नहीं चल रही हो। सिर्फ लड़कियां ही तो होंगी वहां। प्लीज चलो ना, प्लीज प्लीज प्लीज। और इन दोनों के इस कदर इसरार पर उसने सरनफी में हिलाकर गहरा सांस लिया था। तुम दोनों किसी दिन मुझसे मार खाओगी। और जब वो स्टडी टेबल से उठी तो इन दोनों ने एक साथ तालियां पीटी थीं। लेकिन एक शर्त पर ही जाऊंगी मैं। क्या? दोनों उसकी जानिब सवालिया से घूमी। मैं खुद तैयार होंगी। ओके, लेकिन ऐसा मत तैयार होना कि लगे हम मिलाद में शिरकत कर रहे हैं। शिजा ने बाहर निकलते निकलते उसे तंबीह की थी। उससे आंखें घुमाई, फिर खुद को शीशे में देखा। यूं चुप कर नहीं बैठते रावेल, बल्कि सबको फेस करते हैं। तुम्हें भी बहुत मजबूत बनना है, बहुत बहुत मजबूत। खुद को मुस्कुरा कर देखा और वार्डरोब की जानिब बढ़ गई। लिबास तब्दील किया। वो आईने के सामने खड़ी रेशमी से घने बालों को जूड़े में लपेट रही थी। स्याह चूड़ीदार पजामे और स्याही बारीक सितारों वाली लंबी कमीज पहने वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। बालों को उसे जैसे तैसे जूड़े में लपेटकर सर पर हिजाब लिया और कमरे से बाहर चली आई। रिदा और शिजा भी तैयार ही खड़ी थीं। फिर तीनों ही घर से निकल आईं। सड़क के उस पार ऐन सामने जाहिर चचा का घर था। घर के अंदर तो गोया रंगो बू का सैलाब उमड़ आया था। लाउंज में बहुत सी कजन्स बैठी थीं। जरताशा चाची हरीम के साथ बैठी एक एक कजन का उसे तारुफ करवा रही थीं। उसकी निगाह अब की हरीम पर पड़ी। वो एक स्टाइलिश सी खूबसूरत लड़की थी। स्याह बाल स्टेप्स में कटे हुए थे। रिदा और शिजा के साथ ही उसने भी कदम लाउंज की जानिब बढ़ाए। अस्सलाम वालेकुम। सब ने इन तीनों की जानिब देखा था। एक जानिब सोफों पर जरताशा चाची की तीन भांजियां रिमशा, शुमाइला और जारा बैठी थीं। सामने के सोफे पर उसके फर्स्ट कजन अनवार भाई की बहनें आमना और फातिमा विराजमान थीं। इस तरफ के सोफे पर राफिया चाची की बेटियां शाहीन और दुआ बैठी थीं। उसकी कभी भी इन लड़कियों से कुछ खास बनी नहीं थी। शायद वजह उनकी सोच थी। वो कभी ऐसी लड़कियों से बेतकल्लुफ नहीं हुआ करती थी जो अपने ऊपर अलग तरह का खोल चढ़ाकर खुद को बनाकर पेश किया करती थी। उसकी सिर्फ साफ सीधे लफ्जों में बात करने वाले लोगों से बनती थी, जो कि ये लड़कियां हरगिज भी नहीं थीं। रिदा और शिजा से होती निगाहें उस तक फिसलीं तो उसने मुस्कुराकर सबको सलाम किया। और ये आबिद की बड़ी बेटी है, अरहम की मंगेतर जो थी। और जरताशा चाची के इस तरह से कहने पर राबेल का दिल किया जमीन फटे और वो उसमें समा जाए। उसके आसपास एकदम ही बहुत सी शर्मिंदगी फैल गई थी।
थी मतलब? हरीम ने नासमझी से चाची की जानिब देखा। टूट गई मंगनी। और उनके जवाब पर हरीम के लब ओ में सिकुड़े थे। उसे जैसे अफसोस हुआ था। राबेल नर्वस सा मुस्कुराई। एकदम सब कुछ बहुत ऑकवर्ड हो गया था। हमेशा क्यों होता था ऐसे? मंगनी क्यों टूट गई आपकी? हरीम को अफसोस के साथ साथ हैरत भी थी। उसके रुखसार शर्मिंदगी से गुलाब हुए थे। रिदा और शिजा गैर आरामदेह हो रही थी। इसके मंगेतर को इसका यूं दुपट्टा लपेटना पसंद नहीं था, इसीलिए उसने मंगनी तोड़ दी। क्या? एक दुपट्टे की वजह से आपने रिश्ता ही तोड़ दिया? मतलब कैसे हो सकता है ऐसे? लाउंज में विराजमान हर लड़की इस बेवक्त की बहस से बहुत महसूस हो रही थी। राबेल का सीना घुटने लगा। उसका जख्मी दिल मजीद जख्मी होने लगा था। मेरे लिए ये ज्यादा जरूरी था। अपने दिफा में उसने बस इतना ही कहा था। वो ज्यादा थे। राबेल उनका मुकाबला नहीं कर सकती थी। ऐसे थोड़ी करते हैं। यूं आपने बस एक चीज को लेकर इतना बढ़ा चढ़ा लिया कि उसके पार आपको कुछ नजर ही नहीं आया। किसी को तो समझाना चाहिए था आपको। अच्छे रिश्ते बार बार नहीं मिला करते। उसने थूक के साथ बहुत से आंसू भी अपने अंदर उतारे थे। फिर चेहरा उठाया, मुस्कुराकर उन्हें देखा। मुझे किसी ने समझा दिया था, जभी तो ये रिश्ता बच न सका। किसने समझाया था आपको? वो सीधी हो बैठी। वह बहस बहुत ही दिलचस्प रुख इख्तियार कर रही थी। अल्लाह की किताब ने। और उसके जवाब पर हरीम का मुंह ही खुल गया था। लाउंज में बैठी लड़कियों की दबी दबी सी हंसी गूंजी थी। राबेल, मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी तुमसे यार। मतलब कौन से वक्त में जिंदा हो तुम? दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। लेकिन तुम अभी तक उन किताबी बातों में ही अटकी हुई हो। तुम जैसी पढ़ी लिखी लड़की से ये सब उम्मीद नहीं थी किसी को भी। जरताशा चाची की भांजी शुमाइला ने नखुवत से कहकर नाक से मक्खी उड़ाई थी। वो बमुश्किल जमकर बैठी रही। अच्छा चलो, नाउ लीव। जो भी है तुम्हारा ये दुपट्टा वगैरह ठीक है, लेकिन अभी तो यहाँ कोई मर्द नहीं है ना। अभी प्लीज इसे सर से हटा दो, फिर सब इजी हो जाएंगे। तुम इस तरह दुपट्टा लपेट कर दादी वाला वर्जन लगती हो। हम लड़कियों को अजीब लगता है। फिर यहाँ उतार दो, कोई नहीं है। लेकिन वो यूं यहाँ इन सब के सामने उसे सर से उतारने का ख्याल से ही बेचैन हुई थी। ठीक है, अभी कोई नहीं था, लेकिन कोई आ तो सकता था ना। और वो खुद का मजाक नहीं बनवाना चाहती थी। मैं ठीक हूँ ऐसे ही, प्लीज, उसने फातिमा को जवाब दिया। लेकिन वो उसकी दुपट्टे की जानिब अपना हाथ बढ़ा चुकी थी। प्लीज फातिमा, मैं ठीक हूँ। लेकिन अगले ही लम्हे उसने उसके दुपट्टे की पिन खोली तो वो रेशमी होने के बायस खुलकर उसकी गोद में आ गिरा। बाल जो जूड़े में बांध रखे थे कंधों पर फिसल गए। इसी वक्त इकबाल जाने कहाँ से पीछे आकर खड़ा हुआ तो उसका सांस ही लम्हे भर को रुक गया। जल्दी से उसने दुपट्टा एक बार फिर सर पर लिया और उजलत में उठ खड़ी हुई। रेशमी दुपट्टा उसके रेशमी बालों के बायस बार बार फिसल कर गिर रहा था। उसके हाथ कांपने लगे थे। वो जल्दबाजी में बाहर की जानिब बढ़ने लगी तो साइड टेबल पर रखे शीशे के गुलदान से टकरा गई। छन छन शीशे टूटकर सारे लाउंज में बिखर गए थे। उसने पीछे मुड़कर देखने के बजाय तेज लरजते कदमों से लॉन अबूर किया और दुपट्टे को कसकर पकड़े अपने घर की जानिब आ गई। दिल इस कदर तेजी से धड़क रहा था, लगता था अभी बाहर आ गिरेगा। आंखों से बेख्तियार गरम गरम आंसू फिसल कर रुखसार पर गिर रहे थे। इस कदर तौहीन, इस कदर हितक और इस कदर तमस्खुर उसने चंद ही लम्हों में सह लिया था कि उसका सीना आपके तकलीफ से घुटने लगा था। वो लॉन से भागती हुई घर के अंदर दाखिल हुई तो ठिठक कर रुक गई। सामने ही वो अपने स्याह से शेड के बरक्स आज सफ़ेद टी शर्ट पर भूरी जैकेट पहने हमेशा की तरह वजी लग रहा था। धीमी आवाज में रामीन से कोई बात करते हुए उससे कुछ महसूस करके एकदम चेहरा फेरा और अगले ही लम्हे उसके अबरू हैरत से ऊपर को उठे। उससे आज झिलमिलाती कमीज पर वो झिलमिलाती आंखें लिए उसे साकित कर गई थी। उसकी आंखें सुर्ख मतोरम हो रही थीं। दुपट्टा कस के थोड़ी की जानिब से पकड़े वो इस समय उसे बहुत बिखरी बिखरी सी लगी। रामीन ने भी हैरत से उसे देखा था। क्या हुआ? तुम फिर इतनी जल्दी वापस आ गई? उन्हें अब उस पर सख्त तैश चढ़ा था। उसने कुछ बोलना चाहा लेकिन लब लरस कर रह गए। आंखों की सुर्खी जब्त के बायस गहरी होने लगी थी। क्या हुआ? इतनी जल्दी क्यों वापस आ गई? यकीनन फिर कोई बदमज़गी हुई होगी तुम्हारी वजह से। राबेल, तुम्हें कितनी दफ़ा मैंने समझाया कि प्लीज़ अब बस कर दो ये सब। हर दफ़ा क्या तमाशा खड़ा करना लाज़मी है? और उसका दिल इस समय इस कदर भर आया था, फट जाएगा, लगता था फट जाएगा, लेकिन वो मुट्ठी भींचे खड़ी रही। दुपट्टा जो ठोड़ी से पकड़ रखा था छोड़ दिया। चेहरे के इतराफ में लटें बिखर गईं। मेरी तबीयत ठीक नहीं है माँ, मैं कमरे में। चाची, मैं दरअसल राबेल को ही लेने आया था। क्या मैं ले जाऊँ इसे? उसके इस कदर सादतमंदी से पूछने पर जहाँ रामीन को खुशगवार सी हैरत हुई, वहीं राबेल ने आंखें फैलाकर उसे देखा था। यूं लगता था गोया उसे लम्हों में बैठे बैठे उसे ले जाने का फैसला किया हो। मुझे नहीं। हाँ हाँ बेटा, ज़रूर लेकर जाओ आप। वैसे भी इसका दिमाग आजकल बहुत ज़्यादा खराब रहने लगा है। बेहतर है कि ये इस घर से कुछ लम्हों के लिए बाहर निकल जाए। उसकी जानिब देखकर हल्की सी सख्ती के साथ कहा तो वो बेबसी से माँ को देख कर रह गई। उसे वो इस वक्त बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वो उसकी जानिब मुतवज्जे था ही नहीं। उसने शिकस्ता से कदम कमरे की जानिब बढ़ाए
اور لرزتے ہاتھوں سے عبایا پہننے لگی۔ عبایا پہنتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ وہ واقعی یہاں سے بہت دور چلی جانا چاہتی ہے، اس گھر سے، اس گھر کے مکینوں سے۔ اور پھر کچھ لمحوں بعد وہ خاموشی سے اس کے برابر والی سیٹ پر بیٹھی ضبط سے باہر دیکھ رہی تھی۔ معاذ نے بھی اسے متوجہ کرنا مناسب نہ سمجھا، خاموشی سے ڈرائیو کرتا رہا۔